महल के उस विशाल और भव्य हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां मौजूद हर शख्स की धड़कन साफ सुनी जा सकती थी। मीरा, जिसे कुछ ही दिन पहले एक साधारण अनाथ लड़की समझकर अपमानित किया गया था, आज अपने असली राजसी वैभव में खड़ी थी। उसके कंधों पर वही पीला रेशमी दुपट्टा लहरा रहा था जिस पर अंकित प्राचीन राजशाही प्रतीक सिंघानिया परिवार के विनाश का स्पष्ट उद्घोष कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी ठंडी निगाहें अपने मंगेतर और उसकी अहंकारी मां पर डालीं, उनके चेहरों से खून उतर गया और घमंड की वह विशाल दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सिंघानिया हवेली का विशाल प्रांगण आज पीले और सुनहरे पर्दों से सजाया गया था। चारों तरफ गेंदे के फूलों की मनमोहक सुगंध फैली थी जो हर मेहमान को आनंदित कर रही थी। यह हल्दी का पवित्र समारोह था जिसमें शहर के सबसे रसूखदार लोग शामिल हुए थे। हर चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी और वे अपनी दौलत का दिखावा करने में लगे थे। संगीत की मधुर धुन गूंज रही थी, लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरी और कड़वी सच्चाई बहुत खामोशी से अपना इंतजार कर रही थी। मंच के बीचों बीच मीरा बैठी थी, जिसने एक साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत पीला लहंगा पहना हुआ था। उसकी आंखों में आने वाले कल के लिए अनगिनत सपने तैर रहे थे, जो उसे भीतर से एक अजीब सी खुशी दे रहे थे। उसके कंधे पर एक खास पीला दुपट्टा रखा था, जिसे उसने बहुत सहेज कर पहना था। सिंघानिया परिवार की औरतें उसके चारों ओर खड़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों में मीरा के लिए कोई प्यार या अपनापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा तिरस्कार साफ झलक रहा था। अचानक समारोह के बीच में एक भारी और सख्त आवाज गूंजी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को शांत कर दिया। यह सिंघानिया परिवार की मालकिन देविका सिंघानिया थीं, जिनका घमंड उनके महंगे हीरों के हार से भी ज्यादा चमक रहा था। वह अपनी रेशमी साड़ी को संभालते हुए बहुत ही शाही अंदाज में मीरा की तरफ बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत का एक ऐसा तूफान था जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते थे, और माहौल में एक अजीब सी खौफनाक शांति छा गई। देविका ने अपने हाथ के एक ही इशारे से संगीत को तुरंत बंद करने का सख्त आदेश दिया। उन्होंने हल्दी की उस कटोरी को अपने पैरों से ठोकर मार दी, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता था। पीला रंग फर्श पर ऐसे बिखर गया जैसे मीरा के सभी टूटते हुए सपनों का रंग हो। देविका की आंखों में नफरत की आग जल रही थी और उन्होंने बहुत ही अपमानजनक स्वर में बात करना शुरू किया। उनकी कड़वी बातें तीर की तरह सीधे मीरा के स्वाभिमान को निशाना बना रही थीं। उन्होंने कहा कि एक मामूली और गरीब घर की लड़की कभी भी सिंघानिया खानदान की बहू नहीं बन सकती है। यह खानदान शहर का सबसे पुराना और अमीर खानदान है, जिसकी इज्जत और रुतबा आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। देविका ने चिल्लाते हुए कहा कि मीरा ने सिर्फ उनके बेटे के पैसों और इस आलीशान जिंदगी के लिए यह नाटक रचा है। उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि वह एक लालची लड़की है जो सिर्फ दौलत देखकर यहां तक पहुंची है। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। वहां खड़े सभी मेहमानों ने भी देविका की बातों में अपनी सहमति जताते हुए कानाफूसी करना शुरू कर दिया था। समाज के ये नामी गिरामी लोग मीरा के चरित्र और उसकी औकात पर बहुत ही भद्दे तरीके से सवाल उठा रहे थे। कोई उसके साधारण कपड़ों का मजाक उड़ा रहा था तो कोई उसके शांत स्वभाव को उसकी कमजोरी समझ रहा था। पूरा माहौल एक जहरीले धुएं की तरह हो गया था, जिसमें सांस लेना भी किसी सच्चे और ईमानदार इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मीरा ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं और अपने मंगेतर आर्यन की तरफ एक उम्मीद के साथ देखने की कोशिश की। आर्यन उस समय एक कोने में बहुत ही खामोशी से सिर झुकाए खड़ा था और उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका यह डरपोक व्यवहार साफ बता रहा था कि वह अपनी घमंडी मां के सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकता है। मीरा ने जिस प्यार और विश्वास के लिए अपनी असली पहचान छिपाई थी, वह आज एक बहुत बड़े धोखे में बदल चुका था। आर्यन की इस कायरता को देखकर मीरा का दिल बिल्कुल भी नहीं टूटा, बल्कि अंदर से पत्थर की तरह बेहद कठोर हो गया।
उसे अब सिंघानिया परिवार की असलियत पूरी तरह से समझ आ चुकी थी, जो सिर्फ पैसों की चमक से प्यार करते थे। वह समझ गई कि यह परिवार कभी भी एक अच्छे और सच्चे इंसान की इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि उनका घमंड बहुत बड़ा है। मीरा के मन में मौजूद प्यार का वह कोमल पौधा अब हमेशा के लिए पूरी तरह सूख कर खत्म हो चुका था। देविका अपने भारी कदमों से चलते हुए मीरा के बिल्कुल करीब आ गई और बहुत ही कठोर स्वर में उसे आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसी भिखारन को यहां एक पल भी रुकने का कोई अधिकार नहीं है। देविका का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वह हर हाल में इस अवांछित रिश्ते को उसी समय खत्म करना चाहती थी। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था और हर कोई बस तमाशा देखने में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा रहा था। मीरा बिना किसी घबराहट या आंसू बहाए बहुत ही शालीनता और सम्मान के साथ अपनी जगह से धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय सीधे देविका की आंखों में बहुत ही शांत और दृढ़ आत्मविश्वास के साथ देखा। उसकी इस अद्भुत और निडर शांति को देखकर देविका भी एक पल के लिए अंदर से पूरी तरह हिल गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। मीरा का यह खामोश रवैया किसी तूफान से पहले आने वाली उस गहरी शांति की तरह लग रहा था, जो बहुत भयानक होती है। उसने बहुत ही धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट आवाज में देविका से कहा कि पैसा इंसान को केवल सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन अच्छे संस्कार कभी नहीं दे सकता। मीरा ने कहा कि जिस घमंड के गुरूर में आप आज मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हैं, वही घमंड कल आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। उसकी आवाज में ना तो कोई दर्द था और ना ही कोई शिकायत, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। यह सुनकर देविका गुस्से से आग बबूला हो उठी और जोर से चिल्लाने लगी। देविका ने अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को बहुत ही ऊंची आवाज में आदेश दिया कि इस लड़की को धक्के मारकर घर से निकाल दो। दो हट्टे कट्टे सुरक्षाकर्मी बहुत ही तेजी से मीरा की तरफ बढ़ने लगे ताकि वे उसे वहां से जबरदस्ती घसीटकर बाहर कर सकें। सभी लोग सांस रोके इस पूरे तमाशे को देख रहे थे और किसी ने भी आगे आकर मीरा की कोई मदद करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं दिखाई। आर्यन भी डर के मारे बस चुपचाप खड़ा ही रहा। जैसे ही वे सुरक्षाकर्मी मीरा के पास पहुंचे तो मीरा ने अपना एक हाथ धीरे से ऊपर उठाया और उन्हें अपनी जगह पर ही रुकने का इशारा किया। उसके इस छोटे से इशारे में इतनी ज्यादा शक्ति और अधिकार था कि वे दोनों कर्मी अपने आप वहीं के वहीं जम गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रानी उन्हें अपनी आंखों से कोई हुक्म दे रही हो जिसे कोई टाल नहीं सकता था। मीरा ने उन दोनों कर्मियों को बहुत ही कड़कती हुई आवाज में सख्त चेतावनी दी कि मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहां से बाहर जा रही हूं। वह जानती थी कि इस गंदे और झूठे घर में उसकी कोई भी जगह नहीं है, इसलिए वह बहुत ही गर्व के साथ सीना तानकर मंच से नीचे उतरने लगी। उसके हर एक कदम में एक ऐसा विश्वास था जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान अंदर से बहुत ज्यादा छोटा और नीच महसूस कर रहा था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसके कंधे पर रखा वह खास पीला दुपट्टा हल्का सा खिसक गया और हवा में लहराने लगा। देविका ने पीछे से एक बहुत ही घमंडी और बुरी मुस्कान के साथ जोर से हंसते हुए कहा कि यह लड़की आज पूरी तरह से अपनी औकात समझ चुकी है। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आज एक बहुत बड़ी और शानदार जीत हासिल कर ली है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी, जिसे वे समझ नहीं पाई थी। मीरा पूरे आत्मविश्वास के साथ उस भीड़ के बीच से होकर गुजर रही थी और उसके आगे जाते ही सभी मेहमान किसी जादू की तरह रास्ता छोड़ रहे थे। कोई भी उसकी आंखों में आंखें डालने की जरा सी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी आभा बहुत ही ज्यादा तेज और शक्तिशाली महसूस हो रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके दिल के अंदर
एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी धीरे धीरे सुलग रहा था, जो जल्द ही फटने वाला था और सबको जलाने वाला था। हवेली के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ते हुए बाहर से आने वाली तेज हवा ने अचानक से उसके उस पीले दुपट्टे को बहुत जोर से ऊपर की तरफ उड़ा दिया। दुपट्टे का अंदरूनी हिस्सा बाहर की तरफ मुड़ गया और उस पर सुनहरे धागों से की गई एक बहुत ही पुरानी और बेहद खास कढ़ाई साफ दिखाई देने लगी थी। यह कढ़ाई कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक निशान था जिसे देखकर किसी भी इंसान की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह सकती थीं। यह एक चमकता हुआ प्राचीन राजशाही प्रतीक था, जो राजपुताना के सबसे पुराने और सबसे अमीर शाही परिवार की एक बहुत ही खास और अमूल्य पहचान माना जाता था। इस शाही परिवार की संपत्ति और रुतबा इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके सामने सिंघानिया परिवार की सारी दौलत किसी मामूली धूल के कण के बराबर भी नहीं थी। यह प्रतीक सिर्फ उन्हीं लोगों को पहनने की अनुमति थी जिनके नसों में सीधा उस महान और शक्तिशाली शाही खानदान का पवित्र खून दौड़ रहा होता था। वह सुनहरा प्रतीक सूरज की तेज रोशनी में कुछ पलों के लिए इतनी जोर से चमका कि वहां मौजूद कुछ बहुत पुराने और जानकार मेहमानों की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने तुरंत उस महान ऐतिहासिक निशान को पहचान लिया और डर के मारे उनके मुंह से एक बहुत ही धीमी सी चीख निकल गई, जिसे सुनकर सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। वे समझ गए थे कि सिंघानिया परिवार ने आज एक ऐसी भयंकर गलती कर दी है जिसकी कीमत उन्हें अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी पड़ेगी। मीरा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह अपने दिल के करीब कौन सा बहुत बड़ा और गहरा राज छिपाए हुए आज तक इस साधारण सी दुनिया में जी रही थी। उसने सच्चे और निस्वार्थ प्यार की तलाश में अपनी इस महान शाही पहचान को पूरी तरह से दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा था, ताकि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल सके। लेकिन बदले में तो भी कैन बार में इस काम स्टा बार में इस काम स्टार में बार में उसे सिर्फ धोखा और एक बहुत ही घिनौना अपमान मिला था, जिसने उसके दिल को हमेशा के लिए बहुत ज्यादा कठोर बना दिया था। हवेली के बड़े और भारी लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर पहुंचने के बाद मीरा ने अपने कदम रोक दिए और धीरे से पीछे की तरफ मुड़कर आखिरी बार आर्यन को देखा। आर्यन अभी भी अपनी मां के पीछे छुपकर बहुत ही दयनीय और कमजोर हालत में खड़ा हुआ था, जैसे कोई छोटा और डरा हुआ बच्चा हो जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और बेपरवाह मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसे उस डरपोक लड़के पर बहुत ज्यादा दया आ रही थी। उसे अब आर्यन के लिए कोई भी प्यार या सम्मान महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे यह सोचकर हंसी आ रही थी कि उस बेवकूफ लड़के ने आज अपनी असली रानी को हमेशा के लिए खो दिया है। देविका ने बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपने नौकरों को तुरंत दरवाजा बंद करने का आदेश दिया, ताकि वह मीरा का चेहरा दोबारा कभी न देख सके। एक बहुत ही तेज और गूंजती हुई भयानक आवाज के साथ सिंघानिया हवेली के वे भारी दरवाजे मीरा के ठीक पीछे हमेशा के लिए बंद हो गए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, हवेली के बाहर का पूरा नजारा बिल्कुल अलग था, जहां कुछ दूरी पर काले रंग की बहुत सी शानदार और बेहद महंगी गाड़ियां शांति से खड़ी हुई थीं। इन अत्याधुनिक गाड़ियों के पास पूरी तरह से तैयार और हथियारों से लैस सुरक्षा गार्डों की एक बड़ी टीम बहुत ही सावधानी से खड़ी थी, जो किसी बड़े और अहम शाही आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह सारा तामझाम सिर्फ और सिर्फ मीरा की हिफाजत और उसके एक इशारे पर काम करने के लिए ही वहां मौजूद था। एक बहुत ही महंगे सूट में सजा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से लेकिन पूरे सम्मान के साथ मीरा की तरफ बढ़ा और उसके सामने बहुत ही अदब से अपना सिर झुका लिया। उसने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट और सम्मानजनक आवाज में कहा कि हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं महारानी साहिबा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि उस प्राचीन शाही परिवार का सबसे वफादार और बहुत ही ज्यादा चतुर मुख्य वकील था, जो सालों से खानदान के
हर कानूनी मामले को अकेले ही संभालता आ रहा था। मीरा ने उस वकील की तरफ देखते हुए बहुत ही शांति से अपना सिर हिलाया और उस पीले दुपट्टे को अपने कंधों पर और भी ज्यादा मजबूती के साथ लपेट लिया। उसके चेहरे पर अब एक सीधी सादी और मासूम दुल्हन वाला कोई भी भाव नहीं बचा था, बल्कि अब वहां एक बहुत ही ताकतवर और निर्दयी शासक की झलक पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही थी। वह जानती थी कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है और अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा है। उसने अपने वफादार वकील को बहुत ही साफ शब्दों में आदेश देते हुए कहा कि सिंघानिया समूह को जड़ से उखाड़ने की वह पूरी योजना तुरंत शुरू कर दी जाए जिस पर हम विचार कर रहे थे। मीरा की आवाज में इतनी ज्यादा ठंडक थी कि वह किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकती थी, और वह अब इस घमंडी परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने का पक्का फैसला ले चुकी थी। वकील ने तुरंत अपना सिर झुकाया और उसकी इस आज्ञा को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। मीरा बहुत ही शानदार तरीके से उस आलीशान गाड़ी के अंदर बैठ गई और गाड़ी का गहरा काला शीशा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत था, लेकिन बाहर एक बहुत बड़ा और भयंकर तूफान पूरी तरह से तैयार हो रहा था, जो सब कुछ तबाह करने वाला था। अब वह एक बेबस लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य की असली महारानी थी, जो अपने दुश्मनों को उनके किए की बहुत ही भयानक सजा देने के लिए वापस लौट रही थी। गाड़ियों का वह पूरा विशाल काफिला बिना कोई आवाज किए उस धूल भरी सड़क पर बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा और हवेली पीछे छूटने लगी। सिंघानिया परिवार अपनी झूठी और खोखली शान में पूरी तरह से अंधा होकर आज भी अपनी उस खोखली जीत का जश्न मना रहा था, जो असल में उनकी सबसे बड़ी हार थी। उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में किस हद तक एक सोए हुए शक्तिशाली शेर को हमेशा के लिए जगह दिया है, जो उन्हें निगल जाएगा। मीरा ने खिड़की के बाहर जाते हुए पेड़ों को देखा और अपने दिल में एक बहुत ही पक्का और मजबूत वादा किया कि वह इस अपमान का पूरा बदला लेगी। न्याय का एक नया और भयानक खेल अब पूरी तरह से शुरू हो चुका था, जिसमें कोई भी नियम नहीं था और सिर्फ हार या जीत ही सबसे बड़ा अंतिम सच था। उसने अपना फोन निकाला और अपने गुप्त नेटवर्क को पूरी तरह से सक्रिय होने का पहला और सबसे अहम आदेश बहुत ही खामोशी के साथ दे दिया था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान का रंग भी लाल हो गया था, जो आने वाले उस भयंकर और खौफनाक तूफान का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत दे रहा था। सिंघानिया परिवार को कल की सुबह एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसे उन्होंने अपने सबसे बुरे और भयानक सपनों में भी कभी नहीं सोचा होगा। मीरा का वह सुनहरा दुपट्टा अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि न्याय और अधिकार का एक ऐसा झंडा बन चुका था जो जल्द ही पूरे शहर पर बहुत शान से लहराएगा। काले रंग की शानदार और महंगी गाड़ियों का विशाल काफिला शहर की धूल भरी सड़कों को बहुत पीछे छोड़ते हुए एक घने जंगल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इस सुनसान रास्ते पर दूर तक किसी भी आम इंसान या गाड़ी का कोई नामोनिशान नहीं था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वे एक बेहद निजी और सुरक्षित इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। मीरा गाड़ी की पिछली सीट पर बिल्कुल शांत बैठी थी और उसकी आंखें बाहर के उस बदलते हुए दृश्य को बहुत ही गहराई और ध्यान से देख रही थीं। सामने वाली सीट पर राजशाही परिवार का सबसे वफादार और अनुभवी मुख्य वकील सम्मानजनक तरीके से बैठा हुआ था, जिसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम के चेहरे पर एक अजीब गंभीरता और गहरी संतुष्टि के भाव साफ झलक रहे थे, क्योंकि वह पिछले कई सालों से अपनी असली महारानी की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई एक अहम और पुरानी चमड़े की फाइल को धीरे से खोला और मीरा की तरफ बहुत ही अदब से बढ़ाते हुए अपनी बात कहना शुरू कर दिया। विक्रम ने बहुत ही शांत लेकिन अधिकारपूर्ण आवाज में कहा कि महारानी साहिबा,
यह वह सभी जरूरी कानूनी दस्तावेज हैं जिन पर केवल आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। इन कागजातों पर आपके हस्ताक्षर होते ही आप आधिकारिक रूप से इस देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने शाही साम्राज्य की एकमात्र मालकिन और असली उत्तराधिकारी बन जाएंगी। हमने आपके आदेश के अनुसार सिंघानिया समूह की हर एक छोटी बड़ी जानकारी और उनके सभी काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा बहुत ही बारीकी से तैयार कर लिया है। मीरा ने उस पुरानी फाइल को अपने हाथों में ले लिया और उसके पन्नों को बहुत ही सरसरी निगाह से पलटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अब किसी भी प्रकार की कोई भी नरमी या हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं बची थी, बल्कि अब वहां एक बहुत ही ठंडी और कठोर आग साफ नजर आ रही थी। वह जानती थी कि आज का यह दिन उसके जीवन की एक पूरी तरह से नई और बहुत ही खतरनाक शुरुआत है, जिसे कोई नहीं रोक सकता था। उसने विक्रम की तरफ अपनी तीखी नजरें उठाते हुए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे सिंघानिया परिवार की केवल दौलत नहीं छीननी है, बल्कि मुझे उनका वह घमंड तोड़ना है। उन्होंने आज जिस झूठे गुरूर के नशे में एक साधारण इंसान का अपमान किया है, मैं उन्हें उसी गुरूर की आग में तिल तिल कर जलते हुए अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। उनका हर एक अवैध व्यापार और उनका सारा काला पैसा अब हमारी पहली और सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई का सीधा निशाना बनना चाहिए। कुछ ही समय बाद गाड़ियों का वह आलीशान काफिला एक बहुत ही बड़े और पुराने लोहे के गेट के सामने जाकर शांति से रुक गया, जिसके ऊपर एक शाही निशान बना हुआ था। यह वही खास सुनहरा निशान था जो मीरा के पीले दुपट्टे पर भी बहुत ही बारीकी के साथ उकेरा गया था और जिसकी कीमत आज सिंघानिया परिवार को बहुत भारी पड़ने वाली थी। गार्डों ने तुरंत ही अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर बहुत ही सम्मान और अनुशासन के साथ शाही तरीके से सलामी दी। गेट बहुत ही धीमी लेकिन एक भारी आवाज के साथ अपने आप खुल गया और अंदर का नजारा किसी जन्नत या बहुत ही भव्य महल से बिल्कुल भी कम नजर नहीं आ रहा था। सामने एक विशाल और अद्भुत ऐतिहासिक महल शान से खड़ा था, जिसकी ऊंची दीवारें और भव्य गुंबद सदियों से इस महान और ताकतवर शाही खानदान के सुनहरे इतिहास की कहानी बयान कर रहे थे। महल के चारों तरफ बहुत ही सुंदर और हरे भरे बगीचे बने हुए थे, जो इस जगह की खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा रहे थे। जैसे ही मीरा गाड़ी से बाहर निकली, तो वहां पहले से ही मौजूद महल के सैकड़ों पुराने और वफादार नौकरों ने एक साथ अपना सिर झुकाकर अपनी असली मालकिन का बहुत ही भव्य स्वागत किया। उन सभी की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उन्होंने वर्षों से इस पवित्र महल को बिना किसी योग्य शासक के बिल्कुल सूना और वीरान पड़ा हुआ देखा था। आज उनकी वह लंबी और दर्दनाक प्रतीक्षा आखिरकार हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मीरा ने महल की उन बहुत बड़ी और शानदार सीढ़ियों पर अपने कदम रखे तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूर्वजों की आत्माएं उसे एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली आशीर्वाद दे रही हों। आज की सुबह जो लड़की एक आम और बेबस दुल्हन के रूप में अपना घर छोड़कर आई थी, वह अब एक बहुत ही ताकतवर और निडर महारानी के रूप में अपने असली घर वापस लौट रही थी। उसने महल के उस विशाल और मुख्य दरबार की तरफ अपना रुख किया जहां उसकी मंजिल मौजूद थी। दरबार के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और बेशकीमती सिंहासन रखा हुआ था, जो कई पीढ़ियों से इस शाही खानदान की महान शक्ति और अमूल्य न्याय का एक बहुत ही पवित्र प्रतीक माना जाता था। मीरा बहुत ही धीमी गति से चलते हुए उस भव्य सिंहासन के बिल्कुल करीब पहुंच गई और उसने अपने हाथों से उस सिंहासन पर जड़े हुए बेशकीमती और चमकते हीरों को बहुत ही प्यार से छुआ। उसे अपने कंधों पर एक बहुत ही भारी और अहम जिम्मेदारी का पूरा एहसास हो रहा था। विक्रम ने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना सिर झुकाते हुए उससे कहा कि अब समय आ गया है कि आप आधिकारिक तौर पर अपना यह सही स्थान ग्रहण करें और साम्राज्य की बागडोर संभाल लें। यह सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की उम्मीद और उन सभी
दुश्मनों के लिए एक बहुत ही भयानक चेतावनी है, जो आज तक इस शांत और सोए हुए खानदान को कमजोर समझते रहे हैं। मीरा ने बिना कुछ कहे बहुत ही दृढ़ता के साथ उस सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उसके बैठते ही पूरे दरबार में एक बहुत ही अजीब सी ऊर्जा और अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा, और वहां मौजूद सभी लोगों ने एक साथ घुटनों के बल बैठकर अपनी महारानी को नमन किया। मीरा ने उन सभी को उठने का स्पष्ट इशारा किया और बहुत ही तेज और कड़क आवाज में कहा कि मुझे किसी की भी कोई चापलूसी या किसी झूठी हमदर्दी की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ आपका पूरा समर्पण और मेरी हर एक आज्ञा का कठोरता से पालन करने वाले वफादार लोग चाहिए। उसने विक्रम को आगे आने का इशारा किया और उसे आदेश दिया कि वह साम्राज्य के सभी मुख्य और भरोसेमंद वित्तीय सलाहकारों को तुरंत इस दरबार में हाजिर होने का एक सख्त संदेश भिजवा दे। हमें सिंघानिया समूह की अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा बहुत ही भयानक और गहरा प्रहार करना है, जिससे वह घमंडी और नीच परिवार फिर कभी अपने पैरों पर वापस खड़ा होने की कोई हिम्मत न जुटा सके। उनका हर एक गलत और अवैध कदम अब हमारी बहुत ही सोची समझी और बड़ी कानूनी रणनीति का हिस्सा बनेगा। कुछ ही घंटों के अंदर महल का वह पुराना और विशाल सम्मेलन कक्ष अत्याधुनिक तकनीक और देश के सबसे बड़े वित्तीय दिमागों से पूरी तरह भर चुका था, जो किसी भी समस्या को सुलझा सकते थे। बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीनों पर सिंघानिया समूह के सारे शेयर बाजार के आंकड़े और उनके कई गुप्त व्यापारिक सौदों की पूरी और बारीक जानकारी बहुत ही स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रदर्शित की जा रही थी। मीरा उस बहुत बड़ी मेज के मुख्य सिरे पर बहुत ही शांत और अधिकारपूर्ण तरीके से बैठी हुई थी। एक बहुत ही अनुभवी और चालाक सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि महारानी साहिबा, सिंघानिया समूह की सबसे बड़ी ताकत और उनका सारा पैसा उनके उन बड़े और अहम विदेशी निर्यात व्यापार में छिपा है। अगर हम किसी भी तरह से उनके सभी अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाजों को बंदरगाहों पर कुछ दिनों के लिए पूरी तरह रोक सकें तो उन्हें हर दिन करोड़ों रुपयों का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह उनके घमंड और उनकी झूठी साख को बहुत बुरी तरह से तोड़ने के लिए काफी होगा। मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान उभर आई और उसने अपना आदेश बहुत ही स्पष्ट रूप से सभी को सुनाते हुए कहा कि उनके किसी भी जहाज को रोकने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हम बाजार में उनके सबसे बड़े और अहम खरीदारों को ही बहुत ही चालाकी से अपने पक्ष में कर लेंगे, ताकि उनके उस सारे माल की कीमत ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। मैं चाहती हूं कि वे खुद अपने ही उस महंगे और बेकार माल के बोझ तले दब जाएं। उसने विक्रम को अपना अगला और बहुत ही अहम निर्देश देते हुए कहा कि हमारे शाही खजाने का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा निकालकर दुनिया के उन सभी प्रमुख और बड़े खरीदारों को एक बेहतर और सस्ता सौदा पेश करें। हमें सिंघानिया समूह को हर उस जगह से पूरी तरह से काटना है जहां से उन्हें एक भी रुपया कमाने की कोई उम्मीद दिखाई दे सकती हो, ताकि वे पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यह उनका पहला और बहुत ही खौफनाक सबक होगा कि असली ताकत और व्यापार कैसे किया जाता है। दूसरी तरफ सिंघानिया हवेली में अभी भी अपनी उस झूठी और खोखली शान का बहुत ही बड़ा जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, और देविका बहुत ही खुशी और घमंड के साथ अपने मेहमानों का बार बार स्वागत कर रही थी। आर्यन भी अपनी मां के पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह बहुत ही आराम से घूम रहा था, और उसे इस बात का जरा भी कोई पछतावा या दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि उसने मीरा के साथ आज क्या किया था। अचानक से देविका के पति और सिंघानिया समूह के असली मालिक राजीव सिंघानिया का फोन बहुत ही जोर से बजने लगा, और उनके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी चिंता और डर के गहरे भाव बहुत तेजी से उभरने लगे। उन्होंने एक बहुत ही सुनसान कोने में जाकर अपना फोन उठाया तो दूसरी तरफ से उनके सबसे बड़े और पुराने मैनेजर की बहुत
ही ज्यादा घबराई हुई और कांपती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी, जो किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। मैनेजर ने बहुत ही डरी हुई आवाज में राजीव को बताया कि हमारे सभी सबसे बड़े और विदेशी ग्राहकों ने अचानक से एक साथ हमारे हर एक पुराने और नए करार को पूरी तरह से रद्द करने का बहुत ही सख्त फैसला कर लिया है। उनका सारा का सारा बहुत ही महंगा माल अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है और बंदरगाहों पर लावारिस सड़ रहा है, जिसका कोई भी खरीदार अब पूरे बाजार में मौजूद नहीं है और यह उनके लिए एक बहुत बड़ी आफत बन गया है। राजीव के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और उन्हें अपनी खुद की सांसें बहुत ही भारी और मुश्किल लगने लगी, क्योंकि यह खबर उनके लिए एक बहुत बड़े और भयंकर सदमे से बिल्कुल भी कम नहीं थी। उन्होंने मैनेजर पर बहुत ही तेज और गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा कि ऐसा अचानक कैसे हो सकता है और इसके पीछे आखिर कौन सा व्यक्ति या बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। उनका पूरा दिमाग सुन्न हो चुका था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैनेजर ने अपनी बहुत ही डरी और दबी हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा कि कोई बहुत ही रहस्यमयी और बेहद अमीर निवेशक पूरे बाजार में आ गया है, जो हमारे सारे ग्राहकों को हमारी कीमत से भी बहुत कम दामों पर सारा माल दे रहा है। यह बहुत बड़ी और अनजान ताकत सिर्फ हमारे ही व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद और तबाह करने का एक बहुत ही पक्का इरादा लेकर आई है और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम अब क्या करें। राजीव के हाथों से वह बहुत ही महंगा फोन छूटकर नीचे जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि उनकी सारी दौलत और उनका सारा घमंड अब कुछ ही पलों में हवा होने वाला था। देविका ने जब अपने पति का ऐसा घबराया और डरा हुआ सफेद चेहरा देखा तो वह भी पूरी तरह से चौंक गई और तुरंत ही भागकर उनके बिल्कुल करीब पहुंच गई। उसने बहुत ही घबराहट और डर के साथ अपने पति से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। राजीव ने बहुत ही खाली और निराश नजरों से अपनी पत्नी देविका की तरफ देखा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और हमारा सारा बड़ा व्यापार बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए खत्म हो गया है। देविका को अपने ही कानों पर बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी सपने में भी अपनी इस बड़ी हार के बारे में कोई विचार नहीं किया था और उनका सारा गुरूर टूट गया था। उसी समय सिंघानिया हवेली के उस बहुत ही भव्य और मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही शानदार और काले रंग की गाड़ी आकर बहुत तेजी से रुकी, जो राजशाही खानदान की निशानी थी। उस गाड़ी से एक बहुत ही सम्मानित और गंभीर दिखने वाला अधिकारी धीरे से बाहर निकला और दुनिया को बहुत ही भव्य थी और गंभीर दिखने वाला अधिकारी, उसके हाथ में एक बहुत ही खास और सुनहरा लिफाफा था, जो सीधे राजीव और देविका के लिए लाया गया था और इसमें उनका आने वाला भयानक भविष्य लिखा था। अधिकारी ने वह लिफाफा सीधे राजीव के हाथों में बहुत ही सम्मान लेकिन कड़कपन के साथ थमा दिया और बिना कोई भी फालतू बात किए वहां से बहुत तेजी से वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। राजीव ने अपने बहुत ही ज्यादा कांपते हुए हाथों से उस खास लिफाफे को धीरे से खोला और उसके अंदर रखा। वह एक इकलौता और छोटा सा कागज निकाला, जो उनकी किस्मत का बहुत ही खौफनाक फैसला करने वाला था। उस बहुत ही खास और सफेद कागज पर सिर्फ एक छोटी और बहुत ही डरावनी सी लाइन लिखी हुई थी, जिसे देखकर राजीव की बची खुची जान भी पूरी तरह से निकल गई और वह पसीने से भीग गए। उस पर साफ और बड़े शब्दों में लिखा था कि आपका सारा गुरूर और सारा पैसा अब मेरे पैरों की धूल बन चुका है और यह मेरे उस बहुत बड़े और भयानक न्याय की सिर्फ एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत है। इस संदेश को पढ़कर देविका भी सन्न रह गई। देविका के पूरे शरीर में एक बहुत ही ठंडा और खौफनाक सा डर धीरे धीरे पूरी तरह फैलने लगा, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि आज सुबह उसने एक बहुत ही बड़ी और भयानक गलती कर दी है। उसने जिस लड़की को एक मामूली और बहुत ही गरीब समझकर बहुत बुरी तरह से अपमानित किया था, वही लड़की अब उनके पूरे परिवार के लिए एक साक्षात
और बहुत ही भयानक मौत बनकर उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उनका वह सारा झूठा रुतबा और पैसा अब किसी काम का नहीं था। दूसरी ओर, अपने उस बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक महल में बैठकर मीरा अपने बहुत ही बड़े और शानदार साम्राज्य को फिर से एक नई और मजबूत शुरुआत देने की अपनी उस बहुत ही अहम योजना पर काम कर रही थी। उसकी आंखों में अपने उन सभी धोखेबाज और घमंडी दुश्मनों के लिए कोई भी दया या हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं बची थी, क्योंकि अब वह एक बहुत ही महान और ताकतवर महारानी के रूप में पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। उसके हर फैसले में अब बहुत बड़ा और गहरा न्याय छिपा था। मीरा जानती थी कि यह तो सिर्फ उसके उस बहुत ही बड़े और खतरनाक खेल का एक बहुत ही छोटा सा पहला कदम था जो उसने आज उठाया था, और अभी उसे बहुत कुछ करना बाकी था। सिंघानिया परिवार को अभी अपने किए की बहुत ही ज्यादा बड़ी और भयानक कीमत चुकानी थी, और ये तो बस उनकी उस बहुत बड़ी और दर्दनाक बर्बादी की सिर्फ एक शुरुआत थी जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। न्याय का वह बहुत ही भयानक और डरावना चक्र अब पूरी तरह से तेजी से घूमना शुरू हो चुका था। महल के उस शानदार सम्मेलन कक्ष में रात के अंधेरे के बीच एक अजीब और बेहद गहरी खामोशी पूरी तरह से छाई हुई थी। बड़ी डिजिटल स्क्रीनों की नीली रोशनी सीधे मीरा के गंभीर चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसकी आंखों में एक खतरनाक और ठंडी आग को स्पष्ट रूप से दिखा रही थी। वह अपनी शाही कुर्सी पर बहुत ही शांत और अधिकारपूर्ण तरीके से बैठी हुई थी और सिंघानिया समूह की बर्बादी के हर एक बारीक आंकड़े को बहुत ही ध्यान से पढ़ रही थी। उसकी योजना अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही थी। विक्रम सिंह अपने हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल लेकर कक्ष में दाखिल हुआ और पूरे सम्मान के साथ अपनी महारानी के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में बताया कि उनके आदेश के अनुसार सिंघानिया समूह के सबसे बड़े और अहम कच्चे माल के सप्लायरों से संपर्क किया जा चुका है। उन सभी सप्लायरों को बाजार की मौजूदा कीमत से 3 गुना ज्यादा मुनाफे का एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया है जिसे ठुकराना उनके लिए पूरी तरह से असंभव है। यह सिंघानिया के लिए एक बहुत ही बड़ा और सीधा आर्थिक प्रहार था। मीरा ने उस फाइल को अपने हाथों में लिया और उसके पन्नों को पलटते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसने विक्रम से कहा कि यह तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है, क्योंकि वह उनके पूरे कारखाने को पूरी तरह से बंद करवाना चाहती है। उसने तुरंत यह आदेश दिया कि उन सभी सप्लायरों से तुरंत कानूनी रूप से पक्के अनुबंध कर लिए जाएं, ताकि वे किसी भी कीमत पर सिंघानिया समूह को एक भी कच्चा माल न बेच सकें। हमें उनकी सांसें रोकनी है और उन्हें पूरी तरह से तड़पाना है। दूसरी तरफ सिंघानिया हवेली में सुबह का सूरज एक भयानक और डरावनी खबर लेकर आया, जिसने पूरे परिवार की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी थी। राजीव सिंघानिया अपने बड़े कमरे में पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे थे और उनके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लगातार टपक रही थीं। उनके कारखाने के मुख्य प्रबंधक ने उन्हें अभी यह बेहद डरावनी सूचना दी थी कि उनके सभी पुराने और वफादार सप्लायरों ने अचानक माल देने से पूरी तरह से मना कर दिया है। उनका सारा उत्पादन पूरी तरह से रुक गया था। देविका सोफे पर बहुत ही हताश और परेशान हालत में बैठी हुई थी और उसका सारा घमंड अब एक गहरे डर में बदल चुका था। उसने अपने पति से बहुत ही घबराई हुई आवाज में पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और कोई हमारे इतने पुराने और पक्के सप्लायरों को कैसे तोड़ सकता है। आर्यन भी वहां मौजूद था और वह डर के मारे एक कोने में चुपचाप खड़ा हुआ अपने नाखून चबा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके इस शक्तिशाली परिवार पर यह कौन सी भयानक मुसीबत अचानक आ गिरी है। राजीव ने दोनों हाथों से अपना भारी सिर पकड़ लिया और बहुत ही निराश और खाली आवाज में अपनी पत्नी को जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कोई अदृश्य और बेहद शक्तिशाली दुश्मन उनके पीछे पूरी तरह से हाथ धोकर पड़ गया है, जिसका कोई भी चेहरा या नाम सामने नहीं आ रहा है।
यह अज्ञात दुश्मन सिर्फ उनके व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि वह उनके समूह की जड़ों को बहुत ही बेरहमी और तेजी के साथ काट रहा है। यह एक ऐसा सीधा हमला था जिससे बचना उनके लिए अब पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा था। आर्यन ने अपनी कांपती और बेहद कमजोर आवाज में कहा कि पिताजी, हमें तुरंत पुलिस या किसी बड़े मंत्री की मदद लेनी चाहिए ताकि हम इस अनजान खतरे से बच सकें। उसकी यह बचकानी बात सुनकर राजीव को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने बुरी तरह से उस पर चिल्लाते हुए कहा कि यह कोई सड़क की मामूली लड़ाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक वित्तीय युद्ध है जिसमें पुलिस या कोई भी साधारण नेता हमारी जरा सी भी कोई मदद नहीं कर सकता है। हमें खुद ही इस भयंकर तूफान से लड़ना होगा। महल में बैठी मीरा ने अपनी योजना का दूसरा सबसे बड़ा और खतरनाक तीर कमान से बाहर निकाल लिया था। उसने अपनी टीम के सभी मुख्य लोगों को निर्देश दिया कि सिंघानिया समूह के उन सभी विदेशी निवेशकों से तुरंत एक बहुत ही गुप्त बैठक तय की जाए जिन्होंने उनके व्यापार में अपना करोड़ों रुपया लगाया हुआ है। हमें उन सभी निवेशकों के दिमाग में एक बहुत ही गहरा और भयानक डर पैदा करना है ताकि वे अपना सारा पैसा तुरंत वापस निकाल लें। यह उनके लिए एक बहुत ही बड़ा और सीधा मौत का फरमान होगा। मीरा बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा डर उसका अपना पैसा डूबने का डर होता है और वह इसी डर का बहुत ही शानदार तरीके से फायदा उठाना चाहती थी। उसने बहुत ही चालाकी और समझदारी के साथ सिंघानिया समूह के कुछ ऐसे गुप्त और काले दस्तावेजों को भी इंटरनेट पर लीक करवा दिया जिनमें उनके भारी कर्ज और बहुत बड़े वित्तीय घोटालों का पूरा सच साफ लिखा हुआ था। यह खबर पूरी दुनिया के शेयर बाजार में एक भयंकर आग की तरह बहुत तेजी से फैल गई जिसने तबाही मचा दी। जैसे ही यह बहुत बड़ी और भयानक खबर शेयर बाजार में पहुंची तो सिंघानिया समूह के सभी शेयरों के दाम कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरने लगे और हाहाकार मच गया। उनका वह शेयर जो कभी बाजार में सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे ज्यादा महंगा माना जाता था, वह अब पूरी तरह से कौड़ियों के भाव बिकने लगा था और कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था। निवेशकों में एक बहुत ही भारी घबराहट पूरी तरह से फैल गई और सब लोग सिर्फ अपना बचा हुआ पैसा निकालने की अंधाधुंध कोशिश करने लगे। राजीव सिंघानिया ने तुरंत अपने कार्यालय में एक बहुत ही जरूरी और आपातकालीन बैठक बुलाई जिसमें उनके सभी अहम और बड़े बोर्ड के सदस्य बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में मौजूद थे। सभी लोग राजीव से बहुत ही कड़े और चुभने वाले सवाल पूछ रहे थे कि उनका करोड़ों का निवेश अचानक से मिट्टी में कैसे मिल गया और यह सब एक ही रात में कैसे हो गया। राजीव के पास उनके किसी भी तीखे सवाल का कोई भी स्पष्ट जवाब बिल्कुल नहीं था क्योंकि वह खुद इस भयानक और गहरे अंधेरे में पूरी तरह से खो चुके थे। एक बहुत ही पुराने और गुस्से में लाल बोर्ड सदस्य ने अपनी मुट्ठी को मेज पर जोर से पटकते हुए ऊंची आवाज में राजीव को सख्त चेतावनी दी। उसने कहा कि अगर 24 घंटों के अंदर इस भयंकर आर्थिक समस्या का कोई पक्का और सटीक समाधान नहीं निकाला गया तो वे सभी मिलकर राजीव को अध्यक्ष पद से पूरी तरह से हटा देंगे। ये सुनते ही राजीव का पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने इतने सालों के घमंड और बेईमानी से बनाया था वह अब उनके हाथों से फिसल रही थी। मीरा को अपने जासूसों के माध्यम से सिंघानिया समूह की उस बैठक की हर एक छोटी और बड़ी खबर बहुत ही आसानी से मिल रही थी और वह इसका पूरा मजा ले रही थी। उसने अपना तीसरा और सबसे ज्यादा घातक कदम उठाने का फैसला किया जो सीधे सिंघानिया परिवार की उस झूठी और दिखावटी सामाजिक इज्जत पर एक बहुत ही करारा और भारी तमाचा होने वाला था। उसने देश के सभी बड़े और जाने-माने मीडिया चैनलों को एक बहुत ही खास और रहस्यमयी खबर का एक छोटा सा हिस्सा गुमनाम तरीके से भेज दिया था। कुछ ही देर में सभी टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में एक सनसनीखेज खबर जोर शोर से चलने लगी जिसने पूरे शहर में एक बहुत बड़ा तूफान पूरी तरह से खड़ा कर दिया था।
खबर में यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा था कि सिंघानिया समूह एक बहुत ही बड़े और भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उनका सारा व्यापार अब पूरी तरह से डूबने की कगार पर है। इस भयानक खबर ने राजीव और देविका की उस झूठी और सफेद इज्जत को बीच चौराहे पर लाकर पूरी तरह से नंगा कर दिया था। देविका ने जब अपने घर के बड़े से टीवी पर यह खबर देखी तो उसके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई और वह जोर से चिल्लाने लगी। वह बार बार यही कह रही थी कि उनके इतने बड़े और मजबूत खानदान को बर्बाद करने की इतनी बड़ी हिम्मत आखिर किसने कर दी है, और वह इंसान छुपकर वार क्यों कर रहा है। उसे अपने उस पुराने और घमंडी समय की याद बिल्कुल नहीं आ रही थी जब उसने मीरा को बिना किसी रहम के अपने घर से बहुत ही बुरी तरह से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया था। आर्यन अपनी मां देविका के पास दौड़ा हुआ आया और उसने बहुत ही रोनी और डरी हुई आवाज में कहा कि हमारे सारे बैंक खाते पूरी तरह से फ्रीज कर दिए गए हैं और हम 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते हैं। उसने बताया कि पुलिस और कर विभाग के लोग भी किसी भी वक्त हमारे इस बड़े से घर पर कभी भी छापा मारने के लिए पहुंच सकते हैं। देविका को अपने बेटे की इस डरावनी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा कभी उनके सबसे बुरे और डरावने सपने में भी नहीं हुआ था। मीरा को जब यह बहुत ही शानदार और अच्छी खबर मिली कि सिंघानिया परिवार अब पूरी तरह से बर्बादी के एक गहरे कुएं में गिर चुका है, तो उसने अपने काम को और भी ज्यादा तेज कर दिया। वह उन्हें जरा सी भी कोई ढील या आराम करने का कोई मौका बिल्कुल नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसका वह दर्द और अपमान अभी भी बहुत ही ज्यादा हरा और ताजा था। उसने अपनी एक बहुत ही खास और प्रशिक्षित टीम को एक नए और बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए तुरंत रवाना कर दिया था, ताकि उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो। यह नया और बेहद खतरनाक मिशन सिंघानिया परिवार की उन सभी निजी और कीमती संपत्तियों को पूरी तरह से कब्जे में लेने का था जो उन्होंने अवैध और गलत तरीके से बनाई थी। विक्रम ने खुद इस पूरे बड़े मिशन की जिम्मेदारी बहुत ही खुशी से ली थी, क्योंकि वह भी अपनी महारानी के दुश्मनों को जमीन पर रेंगते हुए देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार था। उसने अपनी एक बड़ी टीम के साथ सभी कानूनी कागजातों को पूरी तरह से तैयार कर लिया था और वह अब पूरी तरह से निकलने के लिए तैयार था। मीरा ने अपनी मेज पर रखे हुए उस बहुत ही खास और पुराने पीले दुपट्टे को एक बार फिर से अपने हाथों में बहुत ही प्यार से उठाया और उसे बड़े ही ध्यान से देखा। उस दुपट्टे पर मौजूद वह सुनहरा और बहुत ही पुराना ऐतिहासिक निशान जो आज तक दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था, अब वह उसकी सबसे बड़ी और भयानक ताकत बन चुका था, जो उसके दुश्मनों का काल था। उस निशान में उसके पुराने और महान पूर्वजों का बहुत ही गहरा और शक्तिशाली आशीर्वाद पूरी तरह से समाया हुआ था। उसने उस पवित्र और बड़े निशान को अपनी आंखों से बहुत ही सम्मान के साथ लगाया और अपने मन ही मन एक बहुत ही पक्का और कभी न टूटने वाला वादा किया कि वह इस महान खानदान की इज्जत कभी कम नहीं होने देगी। उसने कसम खाई कि वह उन सभी बेईमान और बहुत ही घमंडी लोगों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी, जिन्होंने अपनी झूठी और खोखली दौलत के नशे में चूर होकर एक कमजोर और साधारण इंसान का अपमान किया था। उसका यह खौफनाक और गहरा बदला अब रुकने वाला नहीं था। राजीव सिंघानिया ने अपनी पूरी ताकत और अपनी सारी पुरानी पहचान का इस्तेमाल करते हुए देश के कुछ बहुत ही बड़े और अहम मंत्रियों से फोन पर बात करने की एक बहुत ही हताश और आखिरी कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही उन मंत्रियों ने राजीव का फोन उठाया और उनकी आवाज सुनी, तो उन्होंने तुरंत अपना फोन बहुत ही बुरी तरह से काट दिया, क्योंकि उन्हें पहले से ही यह स्पष्ट और सख्त निर्देश मिल चुका था कि वे राजीव से पूरी तरह से दूर रहें। कोई भी उनकी जरा सी भी मदद नहीं करना चाहता था। राजीव अपने उस बड़े और आलीशान कार्यालय में अपनी कुर्सी पर पूरी तरह से धड़ाम से गिर पड़े और उनकी आंखों से बहुत ही निराशाजनक और दर्द भरे आंसू तेजी से बहने लगे, जो उन्होंने सालों से कभी नहीं बहाए थे। वह बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि उनका वह बहुत ही बड़ा और ताकतवर साम्राज्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है
और उसे बचाने का कोई भी रास्ता इस पूरी दुनिया में अब मौजूद नहीं है। उनका सारा घमंड और उनकी सारी दौलत अब एक बहुत ही भद्दे और बुरे मजाक में बदल चुकी थी। उसी समय सिंघानिया हवेली में देविका ने अपने सभी बड़े और महंगे सूटकेस में अपनी सारी कीमती चीजों और बहुत सारे रुपयों को बहुत ही तेजी से भरना शुरू कर दिया था, ताकि वह इस शहर से भाग सके। वह समझ गई थी कि अगर वह यहां थोड़ी देर और रुकी तो पुलिस उसे और उसके बेटे को गिरफ्तार करके बहुत ही बुरी तरह से जेल में डाल देगी और उनकी सारी जिंदगी वहीं सड़कर खत्म हो जाएगी। उसने आर्यन को भी अपना सारा जरूरी सामान तुरंत बांधने का बहुत ही सख्त आदेश दिया था। आर्यन अपनी जगह पर पूरी तरह से सुन्न खड़ा हुआ था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस अचानक आई भयानक मुसीबत का कैसे सामना करे या अपनी मांग की क्या मदद करे। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी मांग के पैसों और उनके झूठे रुतबे पर ही अपना पूरा घमंड दिखाया था और उसने कभी भी अपने पैरों पर खड़े होकर कोई असली मेहनत नहीं की थी। अब जब वह सारा पैसा और रुतबा हमेशा के लिए खत्म हो रहा था तो वह सिर्फ एक कमजोर और बेबस इंसान नजर आ रहा था। इससे पहले कि देविका और आर्यन अपना सारा जरूरी सामान लेकर उस बड़ी हवेली से चुपचाप बाहर निकल पाते, हवेली के उस मुख्य दरवाजे को बहुत ही जोर से धक्का मारकर खोल दिया गया। विक्रम सिंह अपनी उस बहुत बड़ी और ताकतवर कानूनी टीम के साथ बहुत ही आत्मविश्वास और रुतबे के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ और उसने उन दोनों को वहीं पर रुकने का सख्त इशारा किया। देविका उसे देखकर पूरी तरह से घबरा गई और उसके हाथ से वह बहुत ही भारी और कीमती सूटकेस छूटकर नीचे जमीन पर बहुत जोर से गिर गया। विक्रम ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद कड़क आवाज में देविका से कहा कि अब आप लोग इस हवेली से कोई भी चीज या 1 रुपया भी बाहर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यह सब कुछ अब कुर्क हो चुका है। उसने देविका को अदालत का वह सबसे नया और अहम आदेश दिखाया, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा था कि सिंघानिया परिवार की हर एक छोटी और बड़ी संपत्ति को आधिकारिक रूप से पूरी तरह जब्त कर लिया गया है। यह सुनते ही देविका के पूरे शरीर का सारा खून जैसे पूरी तरह से सूख गया था। महल में बैठी मीरा अपने सुरक्षित स्क्रीन पर सिंघानिया हवेली का सारा लाइव और सीधा दृश्य बहुत ही आराम और गहराई से देख रही थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी शांति मौजूद थी। उसे देविका का वह घबराया हुआ और पूरी तरह से रोता हुआ चेहरा देखकर कोई भी दया या हमदर्दी बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि यह सब उस परिवार के बहुत ही बुरे और घिनौने कर्मों का सीधा नतीजा था जो उन्हें मिल रहा था। वह इस बहुत ही भयानक और बड़े खेल की सबसे पक्की और असली विजेता थी। उसने अपनी उस बड़ी और सुरक्षित कंप्यूटर स्क्रीन को बहुत ही शांति से बंद कर दिया और अपनी कुर्सी से बहुत ही गर्व और शाही अंदाज के साथ धीरे से खड़ी हो गई। उसने महल की उस बहुत ही बड़ी और शानदार खिड़की से बाहर चमकते हुए खूबसूरत चांद को देखा और एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली, जो उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसका यह पहला और सबसे बड़ा कदम बहुत ही शानदार तरीके से पूरी तरह सफल हो चुका था और अब उसे अपने अगले और भी ज्यादा भयानक कदम की पूरी तैयारी करनी थी। मीरा को वो दिन बहुत ही अच्छी तरह से याद आ रहे थे जब वह एक साधारण और सीधी सादी लड़की बनकर आर्यन के उस झूठे और फरेबी प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थी। उसने अपने उस बहुत ही बड़े और महान शाही परिवार की सारी असली पहचान को सिर्फ इसलिए छुपाया था ताकि उसे एक सच्चा और निस्वार्थ जीवन साथी मिल सके। लेकिन उस परिवार ने उसके सच्चे प्यार को एक बहुत ही भद्दा और घिनौना मजाक समझकर ठुकरा दिया था, जिसका पूरा और भारी जुर्माना वे अब अपनी पूरी जिंदगी देकर चुका रहे थे। अब सिंघानिया परिवार पूरी तरह से टूट चुका था और उनके पास पैसा कमाने या खुद को बचाने का कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मीरा यह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा मुसीबत में होता है तो वह सबसे बड़ी और भयानक गलतियां करने के लिए मजबूर हो जाता है। वह अब उनके लिए एक ऐसा बड़ा और
लालची कानूनी जाल बिछाने वाली थी, जिसमें वे खुद ही अपने पैरों से चलकर अपनी मौत को पूरी तरह से गले लगाने वाले थे, और यही उसका अगला और खतरनाक कदम था। सिंघानिया हवेली के उस आलीशान, लेकिन अब पूरी तरह से उदास और खौफनाक हो चुके ड्राइंग रूम में एक बहुत ही भारी और जानलेवा खामोशी छाई हुई थी। विक्रम सिंह ने अपने आदमियों के साथ हवेली के चप्पे चप्पे पर अपना पूरा और सख्त नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। राजीव और देविका अपनी महंगी लेकिन अब बिल्कुल बेकार हो चुकी कुर्सियों पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी ने उनके शरीर से उनकी पूरी आत्मा ही निर्दयता के साथ निकाल ली हो। आर्यन, जो कभी अपने पैसों और अपनी झूठी ताकत के नशे में चूर रहता था, अब वह एक बहुत ही डरे हुए चूहे की तरह कोने में दुबक कर बैठा हुआ अपने नाखून चबा रहा था। उसे अपनी इस अचानक आई भयानक और खौफनाक बर्बादी पर अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यह सब किसी बहुत बुरे और डरावने दुःस्वप्न जैसा लग रहा था। हवेली के बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड अब उनके रक्षक नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े और खतरनाक जेलर बन चुके थे। दूसरी तरफ अपने उस ऐतिहासिक और बेहद भव्य शाही महल के सुरक्षित नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई महारानी मीरा बड़ी स्क्रीन पर उनके इन डरे हुए चेहरों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसके होठों पर एक बहुत ही ठंडी और खतरनाक मुस्कान थी, जो किसी भी इंसान की रूह को बुरी तरह से कंपाने के लिए काफी थी, क्योंकि उसका बदला अभी अधूरा था। वह जानती थी कि शारीरिक दर्द से ज्यादा बड़ा और भयानक दर्द किसी के दिमाग और उसके घमंड को धीरे धीरे तोड़ने में होता है। अचानक सिंघानिया हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला डिलीवरी बॉय एक छोटा सा लेकिन बेहद रहस्यमयी पार्सल लेकर पहुंचा, जिसे सीधे राजीव के हाथों में देने का आदेश था। गार्डों ने उस पार्सल की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उसे राजीव के पास भेज दिया, जो उस समय अपनी बर्बादी का मातम बहुत ही खामोशी के साथ मना रहे थे। उस पार्सल पर कोई भी नाम या पता नहीं लिखा था, जिससे यह पता चल सके कि इसे किसने और क्यों भेजा है। राजीव ने अपने कांपते हुए और बेहद कमजोर हाथों से उस छोटे से डिब्बे को धीरे से खोला तो उसके अंदर एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद डरावनी चीज देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। डिब्बे के अंदर पीले रंग के रेशमी कपड़े का एक बहुत ही छोटा सा और जला हुआ टुकड़ा रखा था, जो बिल्कुल उसी दुपट्टे का हिस्सा लग रहा था जिसे मीरा ने हल्दी में पहना था। उस कपड़े के टुकड़े को देखते ही राजीव और देविका के पूरे शरीर में एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। उस पीले कपड़े के छोटे से टुकड़े के ठीक नीचे एक बहुत ही सफेद और साफ कागज रखा हुआ था, जिस पर लाल रंग की स्याही से एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी स्पष्ट लिखी हुई थी। उस कागज पर लिखा था कि तुम्हारे पापों का रंग पीला है और तुम्हारी इस खौफनाक बर्बादी का रंग भी पीला ही होगा, क्योंकि तुम लोगों ने एक बहुत बड़ी और अक्षम्य गलती की है। देविका उस खौफनाक कागज को पढ़कर जोर से चिल्लाई और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला जोर से दबा दिया हो। देविका ने अपने पति का कॉलर पकड़ते हुए बहुत ही डरी हुई और कांपती आवाज में कहा कि यह जरूर उसी मनहूस और अनाथ लड़की मीरा का कोई बहुत ही घटिया और डरावना मजाक है। लेकिन राजीव ने उसे दूर धकेलते हुए चिल्लाकर कहा कि एक साधारण और गरीब लड़की के पास इतनी बड़ी और भयानक ताकत कभी नहीं हो सकती कि वह रातों रात हमारे पूरे साम्राज्य को तबाह कर दे। राजीव का दिमाग इस भयंकर पहेली को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम और असमर्थ साबित हो रहा था। इसी बीच मीरा ने अपने उस बहुत ही बड़े और खतरनाक वित्तीय जाल का अगला और सबसे अहम हिस्सा उनके सामने पूरी तरह से बिछाने का एक बहुत ही शानदार और चालाक फैसला ले लिया था। उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्जी निवेश कंपनी तैयार करवाई थी, जिसके जरिए वह सिंघानिया समूह को डूबने से बचाने का एक बहुत ही झूठा और फरेबी प्रस्ताव भेजने वाली थी। यह एक ऐसा मीठा और जानलेवा जहर था जिसे राजीव अपनी इस मजबूरी में बहुत ही खुशी से पीने वाले थे। राजीव के उस बंद हो चुके लैपटॉप पर
अचानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुरक्षित ईमेल आया, जो एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी अंतर्राष्ट्रीय निवेश कंपनी ग्लोबल कैपिटल सॉल्यूशंस की तरफ से उन्हें भेजा गया था। उस बड़े और लंबे ईमेल में यह साफ तौर पर लिखा था कि यह कंपनी उनके डूबते हुए व्यापार में तुरंत करोड़ों रुपयों का भारी निवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार और इच्छुक है। यह प्रस्ताव राजीव के लिए किसी बहुत बड़े और अचूक चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। राजीव ने उस ईमेल को पढ़ते ही खुशी से उछल पड़े और उन्हें लगा कि जैसे भगवान ने उनकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं और उन्हें इस भयानक बर्बादी से बचाने का एक नया रास्ता दे दिया है। उन्होंने तुरंत देविका और आर्यन को वह ईमेल बहुत ही उत्साह के साथ दिखाया और कहा कि हमारी दौलत और हमारी पुरानी ताकत बहुत ही जल्द हमारे पास पूरी तरह से वापस लौट आने वाली है। वे इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा और खौफनाक धोखा है। उस निवेश कंपनी के बहुत ही बड़े और मुख्य प्रतिनिधि ने राजीव के साथ अगले ही दिन एक बहुत ही गुप्त और अहम बैठक करने का सख्त समय तय कर लिया, जो उनके ही कार्यालय में होनी थी। राजीव ने अपनी बची खुची इज्जत और हिम्मत को पूरी तरह से इकट्ठा किया और अगले दिन वह अपने कार्यालय जाने के लिए बहुत ही सावधानी और उम्मीद के साथ पूरी तरह से तैयार हो गए। उन्हें लग रहा था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी मौका है, जिसे वह खोना नहीं चाहते। मीरा ने अपनी जगह पर अपने एक बहुत ही चतुर और समझदार अधिकारी को उस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का मुख्य निवेशक बनाकर राजीव के पास भेजा था, जो हर तरह के बड़े धोखे देने में पूरी तरह से माहिर था। वह अधिकारी बहुत ही महंगे सूट में पूरी शान के साथ राजीव के उस वीरान हो चुके कार्यालय में पहुंचा, जहां राजीव उसका बहुत ही बेसब्री और घबराहट के साथ पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उस अधिकारी के चेहरे पर एक बहुत ही सख्त और रहस्यमयी भाव पूरी तरह से हावी था। उस अधिकारी ने राजीव के सामने बैठते हुए बहुत ही ठंडी और पेशेवर आवाज में कहा कि हमारी कंपनी आपके पूरे समूह को इस भयानक दिवालियेपन से बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकाल सकती है। हम आपको तुरंत वह सारी जरूरी और बड़ी रकम नकद रूप में देने के लिए तैयार हैं, जो आपके सभी कर्जदारों को शांत करने और आपके व्यापार को दोबारा खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात सुनकर राजीव की आंखों में एक बहुत ही लालची और झूठी चमक तेजी से उभरने लगी थी। राजीव ने बहुत ही ज्यादा उतावलेपन के साथ उस अधिकारी से पूछा कि इतनी बड़ी और भारी मदद के बदले में आपकी यह महान कंपनी हमसे क्या और किस तरह की बड़ी कीमत वसूल करना चाहती है। उस चतुर अधिकारी ने बहुत ही हल्की और चालाक मुस्कान के साथ जवाब दिया कि हमें इसके बदले में आपके पूरे सिंघानिया समूह की सभी मूल संपत्तियों और कारखानों के सारे मालिकाना हक गिरवी चाहिए। यह एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक शर्त थी, जिसने राजीव को अंदर तक पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। राजीव के माथे पर पसीने की बहुत ही ठंडी और बड़ी बूंदें चमकने लगीं, क्योंकि वे अपनी जीवन भर की मेहनत और अपने उस बड़े साम्राज्य को किसी अजनबी के हाथों में पूरी तरह से सौंपने से डर रहे थे। लेकिन उन्हें यह भी बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि अगर उन्होंने इस प्रस्ताव को आज ठुकरा दिया, तो कल सुबह पुलिस उन्हें पूरी तरह से गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देगी। उनके पास अब सोचने या विचार करने के लिए बिल्कुल भी कोई समय या अच्छा विकल्प नहीं बचा था। उस अधिकारी ने अपनी कलाई पर बंधी बहुत ही महंगी और शानदार घड़ी को देखा और राजीव पर दबाव बनाते हुए कहा कि आपके पास अपना अंतिम और पक्का फैसला सुनाने के लिए केवल 10 मिनट का समय है। अगर आप इन कानूनी कागजातों पर अभी तुरंत अपने हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो मैं यह सारा पैसा लेकर वापस चला जाऊंगा और आप अपनी उस भयानक बर्बादी का पूरा मजा ले सकते हैं। इस सीधी और खतरनाक धमकी ने राजीव के दिल और दिमाग को पूरी तरह से सुन्न और अंधा कर दिया था। राजीव ने अपने कांपते हुए और बेहद कमजोर हाथों से अपनी जेब से एक बहुत ही महंगा पेन निकाला और बिना कुछ सोचे समझे उन सभी भारी कानूनी दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर पूरी तरह से कर दिए।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की सारी दौलत, अपना सारा घमंड और अपनी वह सभी कीमती संपत्तियां अपने ही हाथों से उस रहस्यमयी और खतरनाक जाल में हमेशा के लिए फंसा दी जिसे मीरा ने बिछाया था। हस्ताक्षर करते ही उनका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा थका हुआ और बिल्कुल बेजान सा महसूस होने लगा था। वह अधिकारी बहुत ही शांति और चालाकी के साथ अपनी जगह से उठा और उसने उन सभी कीमती दस्तावेजों को बहुत ही सावधानी के साथ अपने उस काले रंग के सुरक्षित ब्रीफकेस में अच्छी तरह से रख लिया। उसने राजीव की तरफ देखते हुए बहुत ही रहस्यमयी तरीके से कहा कि आपका यह बहुत ही शानदार और बड़ा साम्राज्य अब पूरी तरह से और हमेशा के लिए हमारी कंपनी के सुरक्षित हाथों में है। इसके बाद वह बिना कोई और बात किए वहां से बहुत ही तेजी के साथ बाहर निकल गया। कुछ ही घंटों के बाद वह सारा कीमती और कानूनी दस्तावेजों से भरा हुआ महत्वपूर्ण ब्रीफकेस सीधे उस बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक महल में महारानी मीरा के उस विशाल मेज पर शान के साथ रखा हुआ था। मीरा ने उन दस्तावेजों को अपने हाथों में उठाया और राजीव के उन कांपते हुए और कमजोर हस्ताक्षरों को देखकर उसकी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक और ठंडी चमक पूरी तरह से उभर आई। उसने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था और यह एक बहुत बड़ी जीत थी। राजीव अपनी उस झूठी और बहुत ही कमजोर जीत का जश्न मनाने के लिए अपने घर पहुंचे ही थे कि उनके मोबाइल फोन पर एक बहुत ही रहस्यमयी और अनजान नंबर से एक बहुत ही अजीब तस्वीर आ गई। इस नई और डरावनी तस्वीर में वही पुराना और पीला शाही दुपट्टा एक बहुत ही बड़े और आलीशान सिंहासन के ऊपर पूरे सम्मान और शान के साथ रखा हुआ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। यह तस्वीर देखकर राजीव के पैरों तले से बची खुची जमीन भी पूरी तरह से खिसक गई और वे कांपने लगे। तस्वीर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने पर राजीव की नजर उस पीले दुपट्टे पर बने हुए उस सुनहरे और प्राचीन राजशाही निशान पर पड़ी जो सदियों से इस महान देश की सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक था। उन्हें अचानक से उस खौफनाक दिन की पूरी याद आ गई जब देविका ने हल्दी के समारोह में एक मासूम लड़की को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाला था और उसका दुपट्टा हवा में उड़ा था। राजीव का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया और उनकी सांसें बहुत ही भारी होने लगी थीं। राजीव ने बहुत ही खौफनाक और चीखती हुई आवाज में देविका को बुलाया और अपना फोन उसके सामने फेंकते हुए कहा कि जिस लड़की को तुमने एक गरीब भिखारन समझकर घर से बाहर निकाला था वह कोई आम लड़की नहीं है। वह इस देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने शाही साम्राज्य की असली और इकलौती महारानी है जिसने हमारे घमंड को कुचलने के लिए यह सारी खौफनाक और भयानक योजना बहुत ही चालाकी से बनाई है। देविका का पूरा शरीर यह बहुत बड़ी और भयानक सच्चाई सुनकर बर्फ की तरह पूरी तरह ठंडा पड़ गया। देविका अपनी जगह पर पूरी तरह से धड़ाम से गिर पड़ी और उसकी आंखों से बहुत ही खौफनाक और डरावने आंसू बहने लगे क्योंकि उसे अपनी मौत बिल्कुल अपने सामने खड़ी हुई बहुत ही साफ नजर आ रही थी। उसने जिस लड़की की औकात और उसके साधारण कपड़ों का भरी महफिल में मजाक उड़ाया था वह लड़की अब उनके खून की सबसे बड़ी और खतरनाक प्यासी बन चुकी थी जिसे रोकना अब पूरी तरह से नामुमकिन था। यह उनका सबसे बुरा और सबसे खौफनाक दुःस्वप्न था जो अब असली और भयानक सच बन चुका था। आर्यन भी यह सब सुनकर पूरी तरह से पागल हो गया और वह जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और ताकतवर रानी को हमेशा के लिए खो दिया था। उसने बहुत ही डरी और कांपती हुई आवाज में कहा कि हमें मीरा से तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए वरना वह हम सबको बहुत ही बुरी तरह से और दर्दनाक मौत मार डालेगी और कोई हमें नहीं बचाएगा। लेकिन राजीव बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अब माफी मांगने का समय बहुत पीछे छूट चुका है। महल में बैठी मीरा ने विक्रम को अपने पास बहुत ही शांति के साथ बुलाया और उसे अपना अगला और सबसे बड़ा खौफनाक आदेश देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस खेल को सबके सामने लाया जाए। उसने विक्रम से कहा कि कल रात को हमारे शाही महल में एक बहुत ही
बड़ी और शानदार पार्टी का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर के सभी बड़े और नामी लोगों को पूरे सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। और उस पार्टी में सिंघानिया परिवार को भी विशेष रूप से आमंत्रण भेजा जाएगा। विक्रम ने बहुत ही चालाकी भरी मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया, क्योंकि वह जानता था कि यह पार्टी सिंघानिया परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा और भयानक कब्रिस्तान साबित होने वाली है, जहां उनकी इज्जत दफन होगी। मीरा ने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस बड़ी पार्टी का असली आयोजक कौन है, और उन्हें सिर्फ उस फर्जी निवेशक के नाम से ही बुलाया जाए। यह एक ऐसा मीठा और जानलेवा जाल था जिसमें वे खुशी खुशी फंसने वाले थे। कुछ ही घंटों बाद सिंघानिया हवेली में एक बहुत ही कीमती और शानदार सोने से जड़ा हुआ निमंत्रण पत्र आ गया, जो उसी अंतर्राष्ट्रीय और फर्जी निवेश कंपनी की तरफ से उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए भेजा गया था। राजीव और देविका को लगा कि यह उनकी उस नई और बड़ी साझेदारी का एक बहुत ही शानदार और खुशी भरा जश्न है, और वे अपनी सारी भयानक परेशानी को भूलकर इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उन्हें अपने उस आने वाले भयानक अंत का बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। मीरा अपने कमरे में उस बहुत ही बड़े और शानदार आईने के सामने खड़ी होकर अपने उस पवित्र और शाही पीले दुपट्टे को बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ अपने मजबूत कंधों पर ओढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक बहुत ही भयानक और ठंडी आग सुलग रही थी, जो कल रात उस भव्य पार्टी में सिंघानिया परिवार के सारे झूठे गुरूर और उनकी बची खुची इज्जत को पूरी तरह से जलाकर खाक करने वाली थी। न्याय और खौफनाक बर्बादी का वह अंतिम और बड़ा खेल अब अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका था। महल का वह विशाल और ऐतिहासिक प्रांगण आज रात अनगिनत और बेहद चमकदार रोशनी से पूरी तरह जगमगा रहा था, जो किसी सपनों की दुनिया जैसा लग रहा था। शहर के सभी सबसे बड़े और नामी रईस इस बहुत ही भव्य और रहस्यमयी पार्टी में शामिल होने के लिए पूरे उत्साह और उत्सुकता के साथ वहां पहुंच रहे थे। आज की इस पार्टी का निमंत्रण मिलना शहर के हर एक बड़े इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व और सम्मान की बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी, जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। सिंघानिया परिवार की वह बहुत ही महंगी और लंबी काले रंग की गाड़ी बिल्कुल महल के मुख्य और बड़े दरवाजे के सामने आकर बहुत ही शान के साथ रुकी। राजीव सिंघानिया ने अपना सबसे महंगा और विदेशी सूट पहना हुआ था, और उनके चेहरे पर वह पुराना और झूठा घमंड फिर से पूरी तरह से वापस आ चुका था। देविका भी अपने भारी और बहुत ही ज्यादा कीमती हीरों के हार के साथ पूरी तरह सजी हुई थी, और उसे लग रहा था कि उनकी सारी परेशानी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। आर्यन भी अपनी मांग के पीछे पीछे एक बहुत ही अजीब सी और झूठी मुस्कान के साथ गाड़ी से नीचे उतरा, और उसने अपने कपड़े ठीक किए। उसे अभी भी उस पीले रंग के दुपट्टे वाली तस्वीर का बहुत ही भयानक और गहरा डर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सता रहा था, जिसे वह भूल नहीं पा रहा था। लेकिन अपने माता पिता की यह खुशी और इस पार्टी की भारी चमक दमक देखकर उसने अपने उस खौफनाक और बड़े डर को थोड़ी देर के लिए अपने मन के अंदर ही पूरी तरह दबा लिया था। जैसे ही सिंघानिया परिवार ने उस बहुत ही बड़े और आलीशान महल के मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखा, तो वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें सीधे उन्हीं पर टिक गईं। शहर के अन्य सभी अमीर लोग और बड़े व्यापारी आपस में उनके हाल ही में हुए उस बहुत ही भयानक और बड़े आर्थिक नुकसान के बारे में कानाफूसी कर रहे थे। राजीव ने उन सभी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपना सिर ऊंचा रखा और लोगों से बहुत ही झूठी मुस्कान के साथ मिलने लगे। महल की सजावट इतनी ज्यादा सुंदर और भव्य थी कि उसे देखकर वहां मौजूद हर एक बड़े और अमीर इंसान की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गई थीं। दीवारों पर सोने की नक्काशी और छत पर लटक रहे वे बहुत ही बड़े और बेशकीमती झूमर इस जगह की महान और पुरानी ताकत की कहानी बयान कर रहे थे। राजीव अपने मन में यह सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे
कि वे आज रात इतने महान और ताकतवर निवेशक के साथ एक बहुत बड़ी और अहम साझेदारी की घोषणा करने वाले हैं। देविका अपनी उन सभी पुरानी और अमीर सहेलियों के पास जाकर बहुत ही ज्यादा घमंड और अकड़ के साथ बातें कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने उन्हें बहुत ही गर्व के साथ बताया कि उनका वह बहुत ही बड़ा व्यापारिक साम्राज्य अब पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और विशाल होने वाला है। उसकी बातों में वह पुराना और जहरीला गुरूर पूरी तरह से वापस आ गया था, जो हल्दी वाले उस खौफनाक दिन के बाद कहीं बहुत गहरे डर में छुप गया था, लेकिन अब वह फिर से बाहर आ गया था। कुछ ही देर में विक्रम सिंह बहुत ही ज्यादा शान और अनुशासन के साथ मंच पर आया और उसने माइक हाथ में लेकर सभी मेहमानों को शांत होने का इशारा किया। विक्रम की उस बहुत ही भारी और कड़क आवाज को सुनकर पूरा का पूरा विशाल हॉल एक ही पल में पूरी तरह से और बहुत ही अजीब ढंग से शांत हो गया। उसने कहा कि मैं आप सभी लोगों का हमारे इस महान और ऐतिहासिक शाही महल में बहुत ही ज्यादा गर्व और अपार सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। विक्रम ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी आवाज में कहा कि आज की यह बहुत बड़ी रात आप सभी के लिए बेहद खास है। आज आप लोग उस महान और बहुत ही ताकतवर शख्सियत से मिलने वाले हैं, जिन्होंने सिंघानिया समूह को डूबने से बचाने के लिए अपना करोड़ों रुपया बहुत ही आसानी से लगा दिया है। ये सुनते ही राजीव का सीना झूठे गर्व से और भी ज्यादा चौड़ा हो गया और उन्होंने देविका की तरफ देखकर एक बहुत ही ज्यादा चालाक और विजयी मुस्कान दी। विक्रम ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और बहुत ही ऊंची आवाज में कहा कि अब मैं आप सभी के सामने इस बहुत बड़े शाही साम्राज्य की असली और इकलौती मालकिन को पेश कर रहा हूं। उसकी यह बात सुनते ही महल की वे सभी तेज रोशनियां अचानक से पूरी तरह धीमी हो गईं और सिर्फ एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर जाकर टिक गई। सभी मेहमानों की नजरें और उनके दिल की धड़कनें उस बहुत ही रहस्यमयी और बड़ी ताकत को देखने के लिए पूरी तरह से बेकरार और तेज हो उठी थीं। उन बहुत ही बड़ी और शानदार सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर महिला की झलक दिखाई दी, जिसने एक बेहद भव्य शाही पोशाक पहनी थी। उसके मजबूत कंधों पर वही बहुत ही पुराना और पीला शाही दुपट्टा रखा हुआ था, जिस पर सुनहरे धागों से वह प्राचीन और महान राजशाही निशान बहुत ही स्पष्ट रूप से चमक रहा था। वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही मासूम और साधारण सी मीरा थी, जिसे सिंघानिया परिवार ने बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके धक्के मारते हुए अपने घर से बाहर निकाल दिया था। मीरा का रूप और उसकी वह बहुत ही ज्यादा भयानक और ठंडी आभा देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से सुन्न और पत्थर की तरह एकदम खामोश हो गया था। उसके चेहरे पर अब किसी भी प्रकार की कोई भी साधारण सी मुस्कान या कोई भी डर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि एक बहुत ही कठोर और जानलेवा शांति साफ दिखाई दे रही थी। वह बहुत ही धीमी गति से और पूरे शाही रुतबे के साथ उन बड़ी सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर रही थी और उसकी हर एक चाल में बहुत बड़ा अधिकार था। राजीव की आंखें पूरी तरह से फटी रह गईं और उनका मुंह बहुत ही ज्यादा हैरानी और खौफ के मारे पूरी तरह से खुला का खुला रह गया था। उन्हें अपने सामने खड़ी उस महान और ताकतवर महारानी में वह साधारण सी अनाथ लड़की साफ नजर आ रही थी, जिसे उन्होंने कभी भी अपने लायक नहीं समझा था और बहुत बुरा अपमान किया था। उनके पैरों के नीचे से बची खुची जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से खिसक गई और उन्हें लगा कि जैसे उनका दिल अब किसी भी पल काम करना पूरी तरह बंद कर देगा। देविका के हाथों से उसके शराब का वह बहुत ही महंगा और खूबसूरत गिलास छूटकर नीचे जमीन पर गिरा और बहुत ही जोरदार आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका पूरा शरीर एक बहुत ही सूखे और मरे हुए पत्ते की तरह बहुत बुरी तरह से कांपने लगा था और उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी कोई विश्वास नहीं हो रहा था। यह वही भयंकर और खौफनाक सपना था जिसने पिछले कई दिनों से उसकी पूरी की पूरी नींद और उसका सारा का सारा चैन हमेशा के लिए पूरी तरह से छीन लिया था।
आर्यन तो मीरा को उस बेहद भयानक और ताकतवर शाही रूप में देखते ही पूरी तरह से पसीने में नहा गया था और वह पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने अपने उस छोटे और झूठे घमंड के चक्कर में दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर रानी को बहुत ही बुरी तरह से ठुकरा दिया था। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था और वह बस वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर बुरी तरह जम चुके थे। शहर के सभी पुराने और बहुत ही जानकार रईसों ने उस पीले दुपट्टे और उस पर बने महान शाही निशान को बहुत ही जल्दी पहचान लिया था और वे पूरी तरह चौंक गए। पूरे हॉल में एक बहुत ही अजीब सी और डरी हुई कानाफूसी तेजी से शुरू हो गई कि सिंघानिया परिवार ने इतनी बड़ी महारानी के साथ दुश्मनी मोल लेकर अपनी मौत को बुला लिया है। अब सभी लोग राजीव और देविका से बहुत ही ज्यादा दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि वे किसी भी प्रकार से इस भयानक आग में जलना नहीं चाहते थे। मीरा बहुत ही शांत और सीधे कदमों के साथ चलते हुए ठीक राजीव और देविका के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अपनी ठंडी नजरें उनके डरे हुए चेहरों पर गड़ा दी। दोनों पति पत्नी की हालत ऐसी हो गई थी कि वे मीरा की आंखों में सीधे देखने की जरा सी भी कोई हिम्मत अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं जुटा पा रहे थे। राजीव का वह सारा झूठा घमंड और उनका सारा पैसा अब पूरी तरह से धूल में मिल चुका था और वे सिर्फ एक कांपते हुए कमजोर इंसान नजर आ रहे थे। मीरा ने बहुत ही ज्यादा ठंडी और चुभने वाली आवाज में कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे इस खास न्योते को स्वीकार करके यहां इस बड़ी पार्टी में आए। आपने शायद कभी अपने सबसे बुरे और डरावने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपको बचाने वाला वो महान निवेशक असल में वही लड़की है जिसे आपने भिखारन कहा था। राजीव के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था और वह बस अपने होंठ बहुत ही बुरी तरह से चबा रहे थे, क्योंकि उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था। देविका ने बहुत ही ज्यादा रोती हुई और कांपती आवाज में मीरा के सामने अपने हाथ जोड़ दिए और उससे अपनी उस बहुत बड़ी और भयानक गलती के लिए माफी मांगने की कोशिश की। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मीरा की असली पहचान इतनी ज्यादा बड़ी और महान है, वरना वह ऐसा कोई भी घटिया काम कभी सपने में भी नहीं करती। लेकिन मीरा के चेहरे पर उसकी इस झूठी और लालची माफी का जरा सा भी कोई असर बिल्कुल नहीं हुआ और वह पत्थर की तरह बिल्कुल शांत ही रही। मीरा ने एक बहुत ही कड़वी और दर्दनाक मुस्कान के साथ जवाब दिया कि तुम्हारी यह माफी तुम्हारे पछतावे को नहीं, बल्कि तुम्हारे उस बहुत ही खौफनाक और बड़े डर को दिखा रही है। तुमने मेरा अपमान इसलिए नहीं किया था कि तुम मेरी असली पहचान नहीं जानती थी, बल्कि तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम किसी भी गरीब और कमजोर इंसान की कोई इज्जत नहीं करती हो। आज तुम्हें अपनी उसी घटिया और नीच सोच की बहुत ही बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसका कोई भी समाधान इस पूरी दुनिया में अब मौजूद नहीं है। आर्यन ने रोते हुए मीरा के पैरों की तरफ बढ़ने की कोशिश की और बोला कि वह उससे आज भी बहुत सच्चा प्यार करता है और वो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देगा। उसकी इस बहुत ही ज्यादा बेवकूफी भरी बात को सुनकर विक्रम सिंह ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोक दिया और बहुत ही जोर से धक्का मारकर दूर जमीन पर गिरा दिया। मीरा ने आर्यन को बहुत ही नफरत भरी नजरों से देखा और कहा कि तुम्हारे जैसे कमजोर और लालची इंसान के मुंह से प्यार का यह पवित्र शब्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पूरे हॉल में मौजूद सभी लोग इस बहुत ही भयानक और बड़े तमाशे को अपनी रुकी हुई सांसों के साथ बहुत ही ज्यादा खामोशी से देख रहे थे और कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। सिंघानिया परिवार की वह पूरी की पूरी झूठी और सफेद इज्जत आज इस बड़े समाज के सामने बहुत ही बुरी तरह से नंगी हो चुकी थी और उनका सम्मान हमेशा के लिए खत्म हो गया था। राजीव को यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ रहा था कि मीरा ने उन्हें सिर्फ बेवकूफ नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें जिंदा दफना दिया है। मीरा ने वहां खड़े सभी मेहमानों की तरफ अपनी नजर घुमाई और बहुत ही ज्यादा ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा कि यह परिवार हमेशा से झूठ और धोखे की बुनियाद पर जिंदा रहा है।
इन्होंने हमेशा अपनी दौलत का सिर्फ गलत और भयानक इस्तेमाल किया है और दूसरों की कमजोरियों का बहुत ही बुरी तरह से फायदा उठाकर अपना यह सारा बड़ा और झूठा साम्राज्य खड़ा किया है। आज मैं इस पूरी दुनिया के सामने इनका यह बहुत ही घिनौना और असली चेहरा बेनकाब करने जा रही हूं, ताकि कोई और धोखा न खा सके। राजीव ने बहुत ही हताश और आखिरी कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा कि तुम हमारे सभी कारखानों और संपत्तियों को कानूनी रूप से हमसे छीन चुकी हो, तो अब तुम्हें और क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमारा सब कुछ पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, इसलिए हमें यहां से चुपचाप जाने की इजाजत दे दो। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और खतरनाक मुस्कान आई, जिसने राजीव के उस आखिरी बचे हुए भ्रम को भी पूरी तरह से तोड़ दिया था। मीरा ने बहुत ही आराम से कहा कि राजीव, तुम शायद यह भूल गए हो कि मेरी असली लड़ाई सिर्फ तुम्हारे उन कागजों और तुम्हारे उस बहुत ही ज्यादा गंदे पैसों से बिल्कुल नहीं है। मेरी असली लड़ाई तुम्हारे उस भयानक और जहरीले घमंड से है, जिसने तुम्हें इतना अंधा कर दिया था कि तुम इंसान को इंसान समझना ही पूरी तरह से भूल चुके थे। तुम्हारी वह सारी दौलत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब मैं तुम्हारे उन सभी भयानक अपराधों का पूरा और पक्का हिसाब दुनिया के सामने करने वाली हूं, जो तुम छुपाते रहे हो। इसके बाद विक्रम सिंह ने एक बहुत ही बड़ा और सुरक्षित रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उस बहुत ही विशाल हॉल में लगी हुई एक बहुत बड़ी स्क्रीन को चालू कर दिया। उस बड़ी स्क्रीन पर सिंघानिया समूह के वह सभी काले और भयानक कारनामे बहुत ही साफ अक्षरों में दिखाई देने लगे, जिन्हें उन्होंने पिछले 20 सालों से इस पूरी दुनिया और पुलिस से छिपाकर रखा था। कर चोरी से लेकर अवैध कब्जों और निर्दोष लोगों को बर्बाद करने तक उनके हर एक गंदे अपराध के पुख्ता सबूत स्क्रीन पर बहुत तेजी से चल रहे थे। यह सब कुछ देखकर राजीव की बची खुची सांसें भी पूरी तरह से उनके गले में अटक गईं और वह अपनी छाती पकड़कर वही बहुत ही बुरी तरह से हाँफने लगे थे। देविका ने जोर जोर से रोना और अपना सिर पीटना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब उनका न सिर्फ सारा पैसा गया था, बल्कि उनकी आजादी भी हमेशा के लिए छिनने वाली थी। आर्यन फर्श पर बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़ा था और उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उनका खेल पूरी तरह खत्म हो चुका था। हॉल में मौजूद सभी नामी लोगों के चेहरों पर अब पूरी तरह से नफरत और बहुत ही ज्यादा घृणा के भाव आ चुके थे और वे सिंघानिया परिवार को गालियां देने लगे थे। मीरा अपनी जगह पर बिल्कुल शांत और अडिग खड़ी थी और उसका वह सुनहरा दुपट्टा हवा में हल्का सा उड़ रहा था, जो उसकी इस बहुत ही बड़ी और भयानक जीत का शानदार प्रतीक बन गया था। आज की यह रात सिंघानिया परिवार के लिए उनकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा खौफनाक रात साबित हो रही थी, जो कभी खत्म नहीं होगी। मीरा जानती थी कि यह मानसिक और सामाजिक मौत उनके लिए उन सभी बड़े कानूनी केसों से कहीं ज्यादा भयानक थी, क्योंकि अब समाज में उनकी कोई जगह नहीं थी। उसने विक्रम को अपनी आंखों से एक बहुत ही खास इशारा किया, जिसका मतलब यह था कि अब इस बड़े खेल को उसके अंतिम और सबसे अहम मुकाम पर ले जाने का समय आ गया है। बाहर से आने वाली पुलिस और जांच एजेंसियों की गाड़ियों के सायरन की आवाजें अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा करीब और स्पष्ट होने लगी थीं, जो उनका आखिरी काल था। महल के बाहर से आने वाली पुलिस और जांच एजेंसियों की गाड़ियों के सायरन की आवाजें अब बहुत ही ज्यादा तेज और स्पष्ट होने लगी थीं। ये भयानक आवाजें रात के उस गहरे अंधेरे को चीरते हुए सीधे उस विशाल हॉल के अंदर गूंज रही थीं और एक खौफनाक माहौल बना रही थीं। वहां मौजूद हर एक मेहमान समझ चुका था कि सिंघानिया परिवार का खेल अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है और यह उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात है। सायरन की उन तेज और डरावनी आवाजों को सुनकर राजीव सिंघानिया के पैरों तले से बची खुची जमीन भी पूरी तरह से खिसक गई थी। उनके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उनके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लगातार टपक रही थीं, जो उनके खौफ को दिखा
रही थीं। वह अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़े थे और उनका पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था। देविका ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर बहुत ही जोर से पकड़ लिया था और वह पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। उसे अब अपनी वह सारी शान और शौकत पूरी तरह से खाक में मिलती हुई साफ नजर आ रही थी, जिसका उसने जिंदगी भर बहुत झूठा घमंड किया था। उसे पुलिस और जेल का वह भयानक और खौफनाक मंजर अपनी आंखों के ठीक सामने मंडराता हुआ बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। आर्यन डर के मारे फर्श पर पूरी तरह से बैठ गया था और वह अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसकी वह सारी झूठी अकड़ और उसका वह सारा फरेबी रुतबा अब एक बहुत ही गहरे और खौफनाक डर में पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की किसी भी बड़ी और भयानक मुसीबत का सामना करने के बारे में अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। इन सबके बीच मीरा अपनी उस जगह पर एक बहुत ही विशाल और मजबूत चट्टान की तरह बिल्कुल शांत और अडिग होकर शान से खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब किसी भी तरह का कोई भी दुख या किसी भी प्रकार की कोई खुशी का भाव बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। वह सिर्फ एक महान और ताकतवर महारानी की तरह उस न्याय को पूरा होते हुए देख रही थी, जिसके लिए उसने इतना लंबा और दर्दनाक इंतजार किया था। विक्रम सिंह ने अपने सुरक्षा कर्मियों को एक बहुत ही सख्त इशारा किया और महल के वे विशाल और भारी मुख्य दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए। दरवाजों के खुलते ही दर्जनों पुलिस अधिकारी और कर विभाग के बड़े अधिकारी बहुत ही तेजी और अनुशासन के साथ उस भव्य हॉल के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर एक बहुत ही सख्त और डरावना भाव था, जो किसी भी बड़े और खतरनाक अपराधी की रूह को बुरी तरह से कंपाने के लिए काफी था। सबसे आगे चलने वाले एक बहुत ही वरिष्ठ और कड़क पुलिस अधिकारी ने अपने हाथ में पकड़े हुए वारंट के कागज को हवा में बहुत जोर से लहराया। उसने अपनी बहुत ही ऊंची और सख्त आवाज में ऐलान करते हुए कहा कि हम यहां राजीव सिंघानिया और उनके परिवार को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। पूरे हॉल में एक बहुत ही अजीब सी खामोशी छा गई और सभी मेहमान अपनी सांसें रोककर उस पुलिस अधिकारी की तरफ बहुत ही ज्यादा हैरानी से देखने लगे। राजीव ने अपनी बची खुची और झूठी हिम्मत को पूरी तरह से इकट्ठा करते हुए उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तरफ बहुत ही तेजी से कदम बढ़ाया। उन्होंने अपनी पुरानी और घमंडी आवाज में उस अधिकारी पर बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों की इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे गिरफ्तार करो। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि मैं इस शहर का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर आदमी हूं और मैं तुम सभी को तुरंत नौकरी से बाहर निकलवा दूंगा। उस पुलिस अधिकारी के चेहरे पर राजीव की इस बहुत ही झूठी और खोखली धमकी का जरा सा भी कोई असर बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने बहुत ही ठंडी और कड़क आवाज में जवाब देते हुए कहा कि आपका वह सारा झूठा रुतबा और आपका वह सारा काला पैसा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अधिकारी ने राजीव को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी चालाकी की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अधिकारी ने अपने हाथ में मौजूद उस फाइल को खोलते हुए उनके सारे खौफनाक अपराधों की लंबी और डरावनी सूची सबके सामने जोर से पढ़नी शुरू कर दी। उसने बताया कि उनके खिलाफ करोड़ों रुपयों की कर चोरी और बहुत सारे निर्दोष लोगों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने के पक्के सबूत मिल चुके हैं। यह सुनकर हॉल में मौजूद सभी नामी लोगों के बीच एक बहुत ही भयानक और डरावनी कानाफूसी पूरी तरह से और बहुत तेजी से शुरू हो गई थी। देविका ने जब अपने उन सभी घिनौने अपराधों को सबके सामने इस तरह से बेनकाब होते हुए सुना तो वह पूरी तरह से पागल हो उठी थी। उसने अचानक से मुड़कर महल के पिछले और छोटे दरवाजे की तरफ बहुत ही तेजी से भागने की एक नाकाम और हताश कोशिश करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहां पहले से ही बहुत सारे मुस्तैद और पूरी तरह से तैयार पुलिसकर्मी खड़े हुए थे, जिन्होंने उसे तुरंत ही बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था।
दो महिला पुलिस अधिकारियों ने देविका के दोनों हाथों को बहुत ही सख्ती के साथ पीछे की तरफ मोड़ा और उसके हाथों में लोहे की भारी हथकड़ियां पहना दी। देविका बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी और गालियां दे रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी उन बेवकूफी भरी बातों पर कोई भी ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। उसकी वह सारी झूठी इज्जत और उसके वे बेशकीमती हीरे के जेवर अब किसी भी काम के नहीं रहे थे और वह बर्बाद हो चुकी थी। अपने माता पिता की यह बहुत ही भयानक और खौफनाक हालत देखकर आर्यन का बचा खूंचा सारा झूठा घमंड भी पूरी तरह से टूटकर जमीन पर बिखर गया था। वह अपने घुटनों के बल बहुत ही बुरी तरह से रेंगता हुआ उस बड़ी और शानदार सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ा जहां महारानी मीरा बहुत ही शान से खड़ी थी। वह एक बहुत ही कायर और डरे हुए कुत्ते की तरह मीरा के पैरों में पूरी तरह से गिरकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगा था। आर्यन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही ज्यादा दयनीय और रोती हुई आवाज में मीरा से अपने लिए और अपने उस घमंडी परिवार के लिए रहम की भीख मांगी। उसने कहा कि तुम तो हमेशा से बहुत ही अच्छी और दयालु रही हो, इसलिए कृपया करके मुझे इस भयानक और खौफनाक जेल की सजा से हमेशा के लिए बचा लो। वह बार बार यही कह रहा था कि वह उसके सारे आदेश मानेगा और पूरी जिंदगी सिर्फ उसका एक बहुत ही वफादार नौकर बनकर रहेगा। मीरा ने अपनी ठंडी और नफरत से भरी हुई नजरों से उस कायर लड़के को देखा जो कभी अपने झूठे पैसों और रुतबे के नशे में पूरी तरह से अंधा था। उसे आर्यन की इस दयनीय और बहुत ही ज्यादा घिनौनी हालत पर जरा सी भी कोई दया या किसी भी प्रकार की कोई हमदर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। उसने आर्यन को ऐसा देखा जैसे कोई इंसान किसी बहुत ही गंदे और जहरीले कीड़े को अपने पैरों के पास देख रहा हो। मीरा ने अपनी आवाज को बहुत ही ज्यादा कड़क और सख्त बनाते हुए आर्यन से कहा कि तुम्हारे आंसू अब तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाले हैं। उसने कहा कि जब हल्दी वाले उस मनहूस दिन तुम्हारी घमंडी मां मुझे बिना किसी कसूर के घर से धक्के मारकर बाहर निकाल रही थी, तब तुम चुप क्यों थे? तुम्हारी उस बहुत ही भयानक और डरावनी कायरता ने ही आज तुम्हें इस खौफनाक और बर्बादी भरे रास्ते पर पूरी तरह से लाकर खड़ा कर दिया है। मीरा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मेरे पास किसी भी ऐसे कायर और लालची इंसान के लिए कोई भी माफी या दया बिल्कुल भी नहीं है। तुमने और तुम्हारे इस पूरे घमंडी परिवार ने हमेशा सिर्फ उन लोगों को ही बर्बाद किया है जो बहुत ज्यादा कमजोर थे और जो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। आज जब तुम खुद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हो, तो तुम्हें इंसाफ और दया की वह सारी झूठी बातें अचानक से याद आ रही हैं। आर्यन ने जब देखा कि मीरा के दिल में उसके लिए कोई भी दया नहीं है, तो उसने अचानक से अपने ही माता पिता पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने जोर जोर से रोते हुए कहा कि यह सब कुछ सिर्फ मेरे पिता के लालच और मेरी उस घमंडी मां की वजह से हुआ है और मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। वह अपनी खुद की जान और अपनी चमड़ी को बचाने के लिए अपने ही परिवार को बहुत ही बुरी तरह से दांव पर लगा रहा था। देविका ने जब अपने ही सगे बेटे के मुंह से अपने लिए इतने जहरीले और धोखे से भरे हुए कड़वे शब्द सुने, तो वह पूरी तरह से सन्न रह गई। उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा भयानक सदमा लगा था, क्योंकि उसने उस कायर बेटे के लिए ही हमेशा अपनी उस कायर बेटे के लिए झूठी दौलत का सबसे गंदा प्रदर्शन किया था। आज वही बेटा अपनी जान बचाने के लिए सरेआम अपनी मां को उस खौफनाक और डरावनी जेल की भयानक आग में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा था। राजीव सिंघानिया अपने बेटे की इस भयानक और डरावनी सच्चाई को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपना सीना बहुत ही जोर से पकड़ लिया। उनके मुंह से एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक चीख निकली और वह उसी भव्य फर्श पर एक कटे हुए पेड़ की तरह बहुत ही बुरी तरह से धड़ाम से गिर पड़े। उनकी सांसें बहुत ही ज्यादा तेज चलने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें अचानक से कोई बहुत बड़ा और भयानक दिल का दौरा पड़ गया है।
वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत ही अपनी मेडिकल टीम को राजीव की जांच करने का बहुत ही सख्त और कड़क आदेश पूरी तरह से जारी कर दिया। कुछ ही पलों में डॉक्टरों ने राजीव की नब्ज और उनके दिल की धड़कन की बहुत ही बारीकी और पूरी तरह से जांच की, ताकि सच्चाई का पता चल सके। डॉक्टर ने खड़े होकर पुलिस अधिकारी को बताया कि राजीव बिल्कुल ठीक है और वह सिर्फ घबराहट के कारण इस तरह का एक बहुत ही झूठा नाटक कर रहे हैं। डॉक्टर की यह बात सुनते ही पुलिस अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कोई भी दया दिखाए बिना राजीव को बहुत ही बुरी तरह से घसीटकर जमीन से ऊपर उठाया। उन्होंने राजीव के हाथों में भी लोहे की बहुत ही भारी और ठंडी हथकड़ियां पहना दी, जो उनके उस पुराने और झूठे रुतबे का सबसे बड़ा और भयानक अंत था। राजीव की आंखों में अब सिर्फ एक बहुत ही गहरा और कभी खत्म न होने वाला भयानक अंधकार पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम सिंह ने अपने हाथों में पकड़े हुए उन सभी बड़े और अहम कानूनी कागजातों को हवा में बहुत ही शान के साथ लहराते हुए सभी मेहमानों की तरफ देखा। उसने बहुत ही ऊंची आवाज में बताया कि अदालत ने सिंघानिया परिवार की सभी संपत्तियों और उनके सारे बैंक खातों को हमेशा के लिए और पूरी तरह से जब्त कर लिया है। अब वे लोग सिर्फ एक मामूली अपराधी हैं, जिनके पास इस दुनिया में अपने बचाव के लिए एक भी रुपया या कोई भी संपत्ति नहीं बची है। हॉल में मौजूद सभी नामी और अमीर मेहमान पूरी तरह से पत्थर की मूर्तियों में बदल चुके थे और उनके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। वे सब इस बहुत ही भयानक और बड़ी बर्बादी के पूरे खौफनाक मंजर को अपनी रुकी हुई सांसों के साथ बहुत ही ज्यादा खामोशी से देख रहे थे। किसी के भी मन में अब सिंघानिया परिवार के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं बची थी, बल्कि वे सब उनसे पूरी तरह से नफरत करने लगे थे। पुलिस की पूरी टीम ने सिंघानिया परिवार के उन तीनों घमंडी और लालची सदस्यों को धक्के मारते हुए महल के मुख्य दरवाजे की तरफ बहुत ही तेजी से ले जाना शुरू कर दिया। वे तीनों अपराधियों की तरह अपना सिर झुकाए हुए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी और खौफ के साथ उन पुलिस वालों के आगे आगे एक कुत्ते की तरह चल रहे थे। उनका सारा पुराना गुरूर और उनका वह सारा बड़ा नाम अब उनके ही पैरों के नीचे बहुत ही बुरी तरह से कुचला जा चुका था। जैसे ही वे महल के उस बड़े और आलीशान दरवाजे से बाहर निकाले गए, तो वहां पहले से ही मौजूद बहुत सारे मीडिया वालों ने उनकी भयानक तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। हजारों कैमरों की चमकती हुई तेज रोशनियों ने उनके उस खौफनाक और रोते हुए चेहरों को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही बुरी तरह से बेनकाब करके रख दिया था। कल के अखबारों में उनकी यह भयानक और डरावनी बर्बादी सबसे बड़ी और अहम खबर बनकर पूरे शहर में छाने वाली थी, जिसे सभी पढ़ेंगे। महारानी मीरा अपने उस बहुत ही ऊंचे और आलीशान स्थान पर बिल्कुल शांत और निडर होकर खड़ी थी और उन्हें उस अंधेरे में डूबते हुए बहुत ही ध्यान से देख रही थी। उसके दिल के अंदर कई दिनों से जल रही वह बहुत ही भयानक और पुरानी बदले की आग अब पूरी तरह से ठंडी और बहुत ज्यादा शांत हो चुकी थी। उसने आज न सिर्फ अपने उस बहुत बड़े अपमान का पूरा बदला लिया था, बल्कि उसने समाज के कई और मासूम लोगों को भी न्याय दिलाया था। उसने अपने कंधों पर रखे हुए उस बहुत ही खास और पुराने पीले दुपट्टे को अपने हाथों से बहुत ही ज्यादा सम्मान और प्यार के साथ धीरे से छुआ। वह सुनहरा राजशाही निशान अब महल की उस चमकती रोशनी में बहुत ही ज्यादा गर्व और शानदार तरीके से अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था और सबको अपनी शक्ति दिखा रहा था। यह निशान अब सिर्फ एक पुराना प्रतीक नहीं था, बल्कि यह आज उस बहुत बड़े और सच्चे न्याय का सबसे मजबूत और महान झंडा बन चुका था। पार्टी में मौजूद सभी रईस और बहुत ही ज्यादा बड़े लोगों ने एक साथ अपने स्थान पर मुड़कर महारानी मीरा की तरफ बहुत ही गहरे सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया। वे समझ चुके थे कि इस पूरे बड़े शहर की सबसे नई और सबसे बड़ी ताकत अब सिर्फ और सिर्फ मीरा के ही हाथों में बहुत ही सुरक्षित तरीके से मौजूद है। उन्होंने बिना कोई शब्द बोले यह पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था
कि मीरा ही अब इस बड़े साम्राज्य की असली और शक्तिशाली शासक है। महल के उस बहुत ही विशाल और ऐतिहासिक प्रांगण में एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा गहरी और सम्मानजनक शांति पूरी तरह से छा गई थी, जो सबको सुकून दे रही थी। न्याय का वह बहुत ही भयानक और बड़ा चक्र अपनी उस खौफनाक मंजिल तक बहुत ही शानदार तरीके से पहुंच चुका था, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया था। मीरा ने एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली, क्योंकि अब एक बहुत ही नई और बेहतरीन सुबह उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। महल की विशाल खिड़कियों से सुबह की पहली सुनहरी किरणें अंदर आ रही थीं, जो रात के उस भयानक और गहरे अंधेरे के पूरी तरह खत्म होने का एक बहुत ही सुंदर संकेत दे रही थीं। पूरा महल अब एक बहुत ही अजीब और सुखद शांति से भर गया था, जो पिछले कई सालों से यहां कहीं खो गई थी। नौकर बहुत ही शांति और सम्मान के साथ अपने कामों में लगे थे, और उनके चेहरों पर एक नई और सच्ची मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। मीरा अपने विशाल और शाही कमरे की बालकनी में खड़ी होकर उस उगते हुए सूरज को बहुत ही गहराई और शांति के साथ देख रही थी। उसके कंधों पर आज भी वही पीला शाही दुपट्टा बहुत ही शान के साथ रखा हुआ था, जो अब उसकी विजय और उसके अटूट न्याय का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। उसने एक बहुत ही लंबी और सुकून भरी सांस ली, क्योंकि आज उसे अपने मन पर रखा हुआ एक बहुत भारी बोझ पूरी तरह हटता हुआ महसूस हो रहा था। विक्रम सिंह बहुत ही धीमे कदमों से बालकनी में दाखिल हुए, और उन्होंने अपनी महारानी के सामने बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया। उन्होंने बताया कि सिंघानिया परिवार के खिलाफ अदालत में सभी कानूनी प्रक्रियाएं बहुत ही तेजी और सख्ती के साथ शुरू कर दी गई हैं। शहर के लोग अब सिंघानिया परिवार के उन सभी पुराने और घिनौने अपराधों के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान और गुस्से में थे, और वे उनके लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। विक्रम ने बहुत ही गर्व के साथ मीरा को यह भी जानकारी दी कि सिंघानिया समूह की सभी जब्त की गई संपत्तियों को अब एक नए और बहुत ही परोपकारी ट्रस्ट में बदलने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस नए ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य उन सभी मासूम और गरीब परिवारों की मदद करना होगा, जिन्हें राजीव सिंघानिया ने अपनी झूठी दौलत के नशे में बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मीरा ने इस नेक और बड़े काम के लिए अपनी पूरी सहमति बहुत ही शांति से दे दी। मीरा ने बहुत ही धीमी और गंभीर आवाज में विक्रम से कहा कि असली जीत केवल अपने दुश्मनों को हराना नहीं है, बल्कि उन लोगों के जीवन में फिर से रोशनी लाना है जो पूरी तरह से हार चुके थे। उसने कहा कि वह चाहती है कि इस साम्राज्य की शक्ति का उपयोग अब केवल न्याय और मानवता की रक्षा के लिए ही किया जाए। उसकी बातों में एक बहुत ही महान और दूरदर्शी शासक की स्पष्ट झलक दिखाई दे रही थी, जो सबका भला चाहता था। शहर के मुख्य चौराहे पर लगे बड़े डिजिटल पर्दों पर आज सुबह से ही सिंघानिया परिवार की उस बहुत ही शर्मनाक और बड़ी गिरफ्तारी की खबरें और उनकी रोती हुई तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही थीं। जो लोग कभी उनके नाम से भी बहुत बुरी तरह डरते थे, वे आज उनके इस भयानक अंत पर अपनी गहरी संतुष्टि और खुशी जाहिर कर रहे थे। यह इस बात का बहुत ही बड़ा सबूत था कि समय का चक्र हमेशा घूमता है और न्याय होकर ही रहता है। राजीव सिंघानिया अब जेल की एक बहुत ही छोटी और बेहद अंधेरी कोठरी में अकेले बैठे हुए अपनी उन सभी पुरानी और बहुत बड़ी गलतियों के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा पछता रहे थे। उनके पास अब न तो वह पुराना और झूठा घमंड बचा था, और न ही वह बेहिसाब दौलत जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि एक मासूम इंसान की बद्दुआ और उसका अपमान किसी भी साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। देविका की हालत तो और भी ज्यादा दयनीय और बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि वह जेल के उस साधारण और गंदे माहौल को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह बार बार जेल की सलाखों को पकड़कर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती थी और अपने उन पुराने और बेशकीमती हीरों के जेवरों को वापस मांगती थी। लेकिन वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी उसकी इन बेवकूफी भरी बातों पर
सिर्फ हंसती थीं और उसे चुप रहने की सख्त चेतावनी देती रहती थीं। आर्यन भी जेल के एक दूसरे कोने में बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और पूरी तरह से टूटा हुआ बैठा था, और वह किसी से भी बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी कायरता की वजह से न सिर्फ अपनी महारानी को खो दिया था, बल्कि उसने अपने पूरे परिवार को भी एक कभी न खत्म होने वाले गहरे और भयानक गड्ढे में धकेल दिया था। उसे अब अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी तन्हाई और बहुत ही ज्यादा गहरी शर्मिंदगी के साथ काटनी थी। महल में एक बहुत ही विशेष और भव्य सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के उन सभी ईमानदार और मेहनती लोगों को बुलाया गया था जिन्हें सिंघानिया परिवार ने सताया था। मीरा ने उन सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें यह पूरा भरोसा दिलाया कि अब उनकी खोई हुई सारी संपत्ति और उनकी इज्जत उन्हें बहुत ही जल्द वापस मिल जाएगी। सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वे मीरा को बहुत दुआएं दे रहे थे। मीरा ने मंच पर खड़े होकर एक बहुत ही प्रभावशाली और छोटा सा भाषण दिया, जिसमें उसने सच्चाई और धैर्य की बहुत ही बड़ी और अद्भुत शक्ति के बारे में सबको विस्तार से बताया। उसने कहा कि अन्याय की उम्र बहुत ही छोटी होती है और वह अंत में हमेशा पूरी तरह से पराजित ही होता है। उसके शब्दों ने वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल में एक नई उम्मीद और बहुत ही ज्यादा साहस का संचार कर दिया था। सभा के अंत में मीरा ने उस पीले दुपट्टे को धीरे से उतारा और उसे महल के मुख्य हॉल में बने एक बहुत ही सुरक्षित और सुंदर कांच के बक्से में हमेशा के लिए रखवा दिया। उसने कहा कि यह दुपट्टा हमेशा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि किसी भी इंसान को उसकी बाहरी हालत या उसकी गरीबी देखकर कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यह दुपट्टा अब इस महान साम्राज्य के न्याय और उसके गौरवशाली इतिहास का एक बहुत ही अटूट हिस्सा बन गया था। विक्रम सिंह ने मीरा की तरफ देखते हुए बहुत ही भावुक होकर कहा कि आज उनके पूर्वजों की आत्माएं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और पूरी तरह से शांत होंगी। उन्होंने मीरा को एक बहुत ही महान और न्यायप्रिय महारानी के रूप में स्वीकार किया, जिसने अपने कुल की मर्यादा और सम्मान को फिर से बहुत ही ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था। मीरा के नेतृत्व में अब यह पूरा प्रदेश एक बहुत ही सुनहरे और समृद्ध युग की ओर बढ़ने के लिए तैयार था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीरा ने अपने साम्राज्य में बहुत सारे सकारात्मक और बड़े बदलाव किए, जिनसे आम जनता का जीवन बहुत ही ज्यादा आसान और खुशहाल हो गया। उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़े और अहम निवेश किए, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और बहुत ही सुरक्षित भविष्य मिल सके। उसकी ख्याति अब धीरे धीरे पूरे देश में एक बहुत ही बुद्धिमान और दयालु शासक के रूप में फैलने लगी थी। सिंघानिया हवेली को अब पूरी तरह से एक बहुत ही बड़े अनाथालय और वृद्धाश्रम में बदल दिया गया था, जहां अब प्यार और सेवा की महक चारों तरफ फैली रहती थी। उस हवेली की दीवारों से अब घमंड और नफरत की वह पुरानी और जहरीली गंध हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यह मीरा का समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा और अनमोल उपहार था, जिसने सबका दिल पूरी तरह से जीत लिया था। कहानी का यह बहुत ही लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर अब अपनी उस बहुत ही सुखद और मुकम्मल मंजिल पर पहुंच चुका था, जहां सिर्फ और सिर्फ न्याय की जीत हुई थी। मीरा ने यह बहुत ही शानदार तरीके से साबित कर दिया था कि एक अकेली महिला अगर ठान ले तो वह दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक घमंड को भी अपने पैरों के नीचे कुचल सकती है। उसका यह अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी और असली जीत का आधार बना था। महल की उस बहुत ही सुंदर और ठंडी शाम में मीरा एक बार फिर से अपनी उसी पसंदीदा बालकनी में बैठी थी और वह डायरी में अपने कुछ बहुत ही निजी विचार लिख रही थी। उसने लिखा कि जीवन एक बहुत ही बड़ा और अद्भुत शिक्षक है, जो हमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ बहुत ही नया और बहुत कीमती जरूर सिखाता है। वह अब अपने अतीत के उन सभी पुराने और कड़वे जख्मों को पूरी तरह से भूलकर एक नई शुरुआत कर चुकी थी। आसमान में चमकते हुए वे अनगिनत सितारे ऐसा लग रहा था
जैसे मीरा की इस बहुत ही महान और प्रेरक सफलता पर अपनी पूरी खुशी जाहिर कर रहे हों। हवा में एक बहुत ही अजीब सा सुकून और बहुत ही प्यारी शांति मौजूद थी, जो यह बता रही थी कि अब सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। मीरा की यह अमर गाथा अब आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक बहुत ही बड़ा और सच्चा उदाहरण बनकर हमेशा जिंदा रहेगी। न्याय की यह बहुत ही अनोखी और प्रभावशाली कहानी अब यहीं पर पूरी तरह से समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा लोगों के दिलों में बहुत गहराई तक बसा रहेगा। यह कहानी हमें हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी और ताकतवर क्यों न हो जाए, उसका अंत हमेशा बहुत ही ज्यादा बुरा और भयानक ही होता है। मीरा का वह पीला दुपट्टा हमेशा न्याय के प्रतीक के रूप में अपनी पूरी शान से चमकता रहेगा। अन्याय का वह काला अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था और सिंघानिया हवेली की दीवारों से अब नफरत के बजाय न्याय की गूंज सुनाई दे रही थी। मीरा ने साबित कर दिया था कि सच्चाई और धैर्य की शक्ति दुनिया के सबसे बड़े अहंकार को भी धूल चटा सकती है। सूरज की पहली सुनहरी किरण के साथ उसने अपने पूर्वजों के गौरव को फिर से स्थापित किया और एक नए न्यायपूर्ण युग की नींव रखी। वह पीला दुपट्टा अब केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि उन सभी के लिए आशा का प्रतीक बन गया था जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी।